हाँ, गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोग सीक्वेंशियल रिएक्शन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। एक बार क्विक रिकैपिचुलेशन कर लेते हैं सीक्वेंशियल रिएक्शन को। हाँ, हमारा जो भी डिस्कशन चल रहा था वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए डिस्कशन था। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ही डिस्कशन है। सारा के सारा डिस्कशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए है। तो यहाँ पर हम देखे थे, हम ये भी एक बात कहे थे आपको कि ए से इंटरमीडिएट बनना भी ये फर्स्ट ऑर्डर है, इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट बनना भी ये फर्स्ट ऑर्डर है। यानी बोल सकते हो दो रिएक्शंस है, ये एक रिएक्शन नहीं है, ये दो रिएक्शंस है और दोनों फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। तो मेरे भाई एक रिएक्शन अगर देखा जाए तो इसको छुपा दो, तो इसको देखें तो माइनस डी ए अपॉन डी टी रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के वन इंटू ए का कॉन्सेंट्रेशन। और मेरे भाई ये एकदम बिल्कुल वही है जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में डेरिवेशन किए थे। तो ए का कॉन्सेंट्रेशन किसी भी टाइम में कितना आ गया था, ए नॉट ई का पावर माइनस के वन टी आया था, क्योंकि यहाँ पर जो रेट कॉन्स्टेंट इन्वॉल्व है ये के वन इन्वॉल्व था। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, यहां पर अगर इंटरमीडिएट के लिए अगर हम बात करें तो इंटरमीडिएट क्या हो रहा है, ए से बन भी रहा है और पी की वजह से क्या हो रहा है, कंज्यूम भी हो रहा है। यानी एपियर हो रहा है ए की वजह से और डिसएपियर हो रहा है पी की वजह से। तो नेट आई कितना बन रहा होगा, तो सिर्फ एपियर ही ज्यादा होगा। क्यों एपियर ज्यादा होगा, डिसएपियर ज्यादा होगा तो कहां से आएगा, जितना बनेगा उससे ज्यादा कभी भी डिसएपियर नहीं हो सकता है। तो आई का जो बनने का रेट है वो रेट ऑफ अपीयरेंस ड्यू टू ए और ड्यू टू पी रेट ऑफ डिसअपियरेंस। तो मेरे भाई रेट ऑफ अपीयरेंस यानी कि ऐसा सोचो, ये रेट ऑफ अपीयरेंस यानी डी आई अपॉन डी टी लिखते कैसे लिखते, ये रेट ऑफ रिएक्शन भी हो जाता, के वन ए हो जाता, और रेट ऑफ डिसअपियरेंस यानी ड्यू टू रिएक्शन सेकेंड रिएक्शन ऐसा हो रहा है तो के टू इंटू आई लिखते डिसअपियरेंस के लिए रेट ऑफ रिएक्शन। तो मेरे भाई ये नेट रेट हो गया आई का, कितना किसी भी टाइम में होगा या किसी भी टाइम में कितना चेंज हो रहा होगा। तो ये एक टर्म लेते हैं, फिर इसका एक इंटीग्रेशन का मेथड सिखाए थे कि यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेते हैं। यहाँ पे एक टर्म इंट्रोड्यूस किए थे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि आप मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन चैप्टर के अंदर बहुत डिटेल में ये सब पढ़ोगे। हाँ, अभी के लिए आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। ठीक है, जब सीख जाओगे तो ये आसान लगेगा आपको। तो यहाँ पर फिर इसको पूरा प्रॉपरली इंटीग्रेट किए थे। जहां पर ए था वहां पर हम लोग ए का कॉन्सेंट्रेशन किसी भी टाइम में ए नॉट ई का पावर माइनस के वन टी, और साथ में हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किए थे तो सब जगह पे ई का पावर के टू टी आ गया। और फाइनली आई का कॉन्सेंट्रेशन इनको इंटीग्रेट और लिमिट पुट करने के बाद जो रिजल्ट आया वो अपने सामने पे है। आई का कॉन्सेंट्रेशन यानी इंटरमीडिएट का कॉन्सेंट्रेशन किसी भी टाइम टी पर के वन अपॉन के टू माइनस के वन इंटू ए नॉट ई का पावर माइनस के वन टी माइनस के टू टी, ई का पावर माइनस के टू टी। तो यहां पर क्या चीज हम बताए थे, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता कि सर आई का तो हम फॉर्मूला याद किए थे कि क्या आएगा रिजल्ट फाइनल, क्योंकि डेरिवेशन इसका बहुत मुश्किल है आई के लिए। ए के लिए आसान है, आई के लिए मुश्किल है। तो यहाँ पर हम बोलते हैं बच्चों को कि टेंशन मत, तो तुमको के वन ऊपर तो याद रह जाएगा, के वन की जगह से बन रहा था। यहाँ तुमको मे भी कंफ्यूजन हुआ के वन माइनस के टू था या के टू माइनस के वन था। मेरे भाई जो याद आता है लिख देना, जो याद आता है लिख देना, यहाँ पे भी वैसे ही लिख देना। ओवरऑल ये कॉन्सेंट्रेशन कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, बस इतना ही याद रखना। अपने आप फाइनल रिजल्ट सेम आएगा। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि दोनों को केवल लिख दे, ऐसा नहीं, एक तो के वन होगा एक का के टू होगा। और सिंस पी का जो रेट यानी सेकंड का जो रेट है फॉर्मेशन का डीपी अपॉन डीटी के टू इंटू आई हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहां पर क्या चीज हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, यहां पर आई का कॉन्सेंट्रेशन को पुट करेंगे और यहां पर पूरा फिर से डीटी को ले जाकर के इंटीग्रेट करेंगे तो पी का कॉन्सेंट्रेशन ये आएगा। ठीक है, ये तो एक मेथड था। लेकिन पी का निकालने के लिए यानी अगर फॉर पी बात करें तो पी के लिए यहाँ पे लिख लो, शायद उस दिन पी नहीं लिखे थे। फॉर पी यहाँ पे टू मेथड्स है, एक तो इंटीग्रेशन वाला मेथड है, इंटीग्रेट करके रिजल्ट लाएंगे, या फिर एक ऑल्टरनेटिव मेथड क्या है कि हम लोग सोचेंगे ए से आई बना और आई से पी बना। तो यहाँ पर हम लोग रिलेट किए थे ये सारा को, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो था ए का वो किसी भी टाइम टी पर, और आई का कॉन्सेंट्रेशन किसी भी टाइम टी पर प्लस पी, सबको जोड़ दो अपने आप रिलेट हो जाएगा। हमको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मालूम होगा, टाइम टी पर मालूम होगा,
आई का मालूम होगा, फॉर्मूला से सबका मालूम होगा ये दोनों का, हमको इसका चाहिए। तो तीन नोन है, एक चौथा अननोन है, एक इक्वेशन, एक वेरिएबल निकल जाएगा। फिर हम आपको कर्व प्लॉट किए थे और आप इस तरीके से कर्व बनाए थे। फिर हम यहाँ पे एक चीज और हाँ बताए थे कि ए का कॉन्सेंट्रेशन कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है, इसलिए कर्व ऐसा होगा। और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ऐसे ही डिक्रीज करता है। मेरे भाई यहाँ पर क्या हुआ, सी का कॉन्सेंट्रेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगा तो आता है, बढ़ेगा, इसका बढ़ता होगा। और मेरे भाई बी का स्टार्टिंग में कुछ बहुत जल्दी जल्दी बन रहा होगा ऐसा सोच रहे हैं, और फिर धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा होगा, फिर धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा होगा मेरे भाई। तो ये डिक्रीज किया, जिस टाइम में इंटरमीडिएट का कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होता है उस टाइम को टी मैक्स कहते हैं। उस टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, टी मैक्स कह रहे होते हैं। ठीक है, जिस टाइम में इंटरमीडिएट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, हाँ यहाँ पर फिर इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट किए थे, आई का आई का कॉन्सेंट्रेशन को, और मेरे पास डिफ्रेंशिएट करके इक्वेट करके जीरो कर दिए थे, और यहाँ से फाइनली रिजल्ट आया था टी मैक्स इक्वल टू, हाँ अगर तुम K1 अपॉन K2 लिखोगे तो यहाँ पे K1 माइनस K2 आएगा। और मेरे भाई यहाँ पे पलट दो है, यानी निगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे भी निगेटिव से मल्टीप्लाई, तो K2 माइनस K1 होगा। तुम किसी को भी ध्यान पे रख सकते हो। हाँ हम तो कहेंगे यहाँ पे आपको फॉर्मूला को ही याद करना आसान है, डेरिवेशन थोड़ा डिफिकल्ट है, लेंदी डेरिवेशन है, वो भी खास करके इंटरमीडिएट के लिए, इंटरमीडिएट के लिए। ठीक है, बाकी टी मैक्स आप आसानी से कर सकते हो, डिफरेंशिएट करके जीरो कर देना है मैक्सिमम मिनिमा करने के लिए। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको पता था। अब यहाँ पर हम लोग सर्टेन इसके अंदर में केसेस पढ़ेंगे, सर्टेन केसेस पढ़ेंगे मेरे भाई। यहाँ पर केस नंबर वन, केस नंबर वन मेरे भाई, अब केस नंबर वन में करने क्या जा रहे हैं, K2 बहुत बहुत बड़ा हो जाए वन से, यानी K2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन K1। ऐसा हो सकता है कि मेरे पास जो रेट कांस्टेंट सेकंड रिएक्शन का है वो बहुत ज्यादा हो फर्स्ट रिएक्शन से, फर्स्ट रिएक्शन के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है। ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल है। तुम कहोगे सर ये भी तो पॉसिबल है कि K1 बहुत बड़ा हो सकता है, यस उसको केस टू में बात कर लेंगे। तुम ये भी कह सकते हो कि सर कोई भी बड़ा नहीं हो, अप्रोक्सीमेटली दोनों सेम हो, तो K1 इक्वल टू K2 बात करेंगे, कंपेरेबल होगा, तो ये सब फॉर्मूला तो आया ही हुआ है मेरे पे। लेकिन हम कुछ स्पेशल केस ले रहे हैं जिसमें K2 बहुत ज्यादा होगा K1 से, तो अपने को इंटरमीडिएट का कंसंट्रेशन, ए का तो मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए का कंसंट्रेशन जो था सो था। ए का कंसंट्रेशन किसी भी टाइम में क्या था, ए नॉट ई का पावर माइनस K1t। तो मेरे भाई यहाँ पे किसको इग्नोर करोगे, किसी को इग्नोर करने वाला चीज नहीं है, इसमें K2 इन्वॉल्व्ड ही नहीं है, तो कोई चीज भी इग्नोर नहीं होगा। चलो इंटरमीडिएट पर बात करते हैं मेरे भाई। तो इंटरमीडिएट का कॉन्सेंट्रेशन किसी भी टाइम में क्या चीज है, K1 अपॉन K2 माइनस K1 इंटू ए नॉट, यहाँ पर e का पावर माइनस K1t माइनस e का पावर माइनस K2t, ये है मेरे भाई। अब यहाँ पर आपको करना क्या चीज है, K2 बहुत बड़ा है, तो मेरे भाई बताओ तो K2 माइनस K1 को क्या लिख दें, K2 बहुत बड़ा है तो K2 माइनस K1 को क्या लिख देना चाहिए, K2। यस बिल्कुल K2 लिख देना चाहिए, क्योंकि उसके सामने K1 तो नेग्लिजिबल होगा। अच्छा मेरे भाई e का पावर माइनस K2t, ये वाला माइनस अभी छोड़ो, ये K2 बहुत बड़ा है तो ये वाला टर्म निगेटिव के साथ बहुत बड़ा होगा, यानी 1/e का पावर बहुत बड़ा और 1/e का पावर बहुत बड़ा, तो ये क्या बन जाएगा, जीरो। दिखाई दे रहा है सबको, एनीथिंग का एनीथिंग अपॉन बहुत बड़ा नंबर, बहुत बड़ा नंबर, क्योंकि K2 बहुत बड़ा है तो ये नीचे आ जाएगा माइनस साइन के साथ में, तो ये भी इग्नोर हो जाएगा, ये छोटा नंबर बन जाएगा। तो कौन कौन इग्नोर होगा, यहाँ से K2 माइनस K1, K1 हटेगा, यहाँ से K2t वाला टर्म इग्नोर हो जाएगा, ये भी जीरो बोल दो, ये भी जीरो हो जाएगा उसके सामने में। और मेरे भाई K1 अपॉन K2 मिल जाएगा, K1 अपॉन K2 मिल जाएगा। और फाइनली हम नेक्स्ट पेज पे लिख रहे हैं, नेक्स्ट पेज पे लिख रहे हैं मेरे भाई। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो देखने को आपको मिलेगा मेरे भाई, क्या मिलेगा, तो आई का कंसंट्रेशन किसी भी टाइम टी पर यहाँ पर K1 अपॉन K2, K1 अपॉन K2 इंटू ए नॉट इंटू ई का पावर माइनस K1t,
ई का पावर माइनस K1T, ये देख रहे होंगे आप पुट कर। गुड आफ्टरनून सुधांशु। अभी कुछ ज्यादा नहीं हुआ है सुधांशु, लेकिन थोड़ा सा अगर 2 मिनट पहले आ जाते तो आप लोग कुछ ज्यादा बेनिफिट हो जाता। ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है, आप बस अप्रोक्सीमेशन चल रहा है। तो मेरे भाई यहाँ पर K2 बहुत बड़ा था K1 से, तो ये रिजल्ट आ गया मेरे भाई। A0 E का पावर माइनस K1T को हम किसी भी टाइम में A का कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हैं। ये तो रिजल्ट आया मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है ये गड़बड़ है। इवन इसको याद थोड़ी करना, बस हम घेर दे रहे हैं मेरे भाई, ऐसे ही मन किया हमको घेर देने का, घेर दिए। यहाँ पे हम कुछ आपको टेक्निक सिखाएंगे मेरे भाई। तो सर कैसा टेक्निक? अरे मेरा आसान चीज आपको सिखाएंगे। किसी भी टाइम में आई का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू K1/K2, और मेरे भाई A0 E का पावर माइनस K1T को किसी भी टाइम में ए का कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हैं। किसी भी टाइम में ए का कॉन्सेंट्रेशन A0 E का पावर माइनस K1T था मेरे भाई। अगर ये देख पा रहे हो, ये भी फॉर्मूला ही है मेरे भाई, ऐसा थोड़ी कुछ दूसरा चीज, इसको ध्यान रखो, इसको ध्यान रखो, कुछ भी ध्यान रख सकते हो। यहाँ पे एक देखने वाली चीज क्या है मेरे भाई, K2 इंटू आई इक्वल टू K1 इंटू ए। देख पा रहे हो, एक K2 को इधर ले गया, K1 इंटू ए। मेरे भाई जो अपना इक्वेशन था, कौन सा इक्वेशन मेरे भाई? ये इक्वेशन di/dt वाला, ये जो एकदम डेरिवेशन में हम किए थे आई के लिए, di/dt इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ आई इक्वल टू K1A आया था, माइनस K2 इंटू आई आया था। देखो पीछे करके पलट के देखो, निहारो दिखाई देगा, ये आया था। शायद राइट हैंड साइड वाला थोड़ा ब्लर हो रहा है मेरे भाई, थोड़ा डार्क करते हैं। K2 इंटू आई, नीचे वाला ब्लर होने लगता है मेरे भाई। चलो K2 इंटू आई, मेरे भाई यहाँ पे देखो तो ये ऐसा नहीं लग रहा है ये जीरो हो जाए तो K1 इंटू ए इक्वल टू K2 इंटू आई हो जाएगा मेरे भाई। अगर यहाँ पर इस di/dt को तुम जीरो बोल दो तो ये यही वाला आ जाएगा, यानी यहाँ पर से आपको यही दिखाई देगा। इसका मतलब मेरे भाई तुम क्या कहना चाहोगे? अगर किसी चीज का डिफरेंशिएशन जीरो कब होता है? कोई बता सकता है? कोई भी नंबर का डिफरेंस, कौन से नंबर का डिफरेंशिएशन जीरो होता है? नहीं नहीं, मैक्सिमम वो तो अलग केस है। यस अनुष्का, कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट जो होता है उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है। इसका मतलब आई का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो चुका है। आई का कॉन्सेंट्रेशन, आई यहाँ पे आयोडीन मत समझना, इंटरमीडिएट का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो चुका है। और मेरे भाई ऐसे कंडीशन जिस टाइम में di/dt जीरो हो जाए, कांस्टेंट हो गया, यानी कि जितना एपियर हो रहा है उतना ही डिसएपियर हो रहा है। यानी हम बोलना ये चाहते हैं कि रेट ऑफ अपीयरेंस इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस हो गया। यानी मेरे भाई जितना आई बन रहा है उतना ही कंज्यूम भी हो जा रहा, अपियर जितना हुआ उतना ही डिसअपियर हो गया। और मेरे भाई ऐसे कंडीशन को, यानी मूवमेंट हो रहा है, ऐसा नहीं कि रिएक्शन स्टॉप हुआ, जितना बन रहा है उतना ही कंजप्शन हो गया। ऐसे स्टेट को हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट। क्या बोलते हैं? स्टेडी स्टेट, मतलब कांस्टेंट। स्टेडी का मतलब होता है कांस्टेंट हो जाना, स्टेडी स्टेट। मेरे भाई ये तब होता है जब K2, जब आपका रेट कांस्टेंट जो है सेकेंड रिएक्शन का वो बहुत ज्यादा हो जाए फर्स्ट के कंपैरिजन में। तो जो इंटरमीडिएट का जो होता है मेरे भाई, इंटरमीडिएट स्टेडी स्टेट में पहुंच जाता है, यानी रेट ऑफ अपीयरेंस इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस हो जाता है। इसको हम लोग स्टेडी स्टेट बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया। तो इंटरमीडिएट, जब आप इसको लाइन को ध्यान रखेंगे, जब मेरे भाई रेट कांस्टेंट जो है सेकेंड रिएक्शन का बहुत ज्यादा हो गया तो यहां पर क्या होता है, इंटरमीडिएट जो होता है वो स्टेडी स्टेट में होता है। इंटरमीडिएट इज इन स्टेडी स्टेट। मेरे भाई ये स्टेडी स्टेट पे होता है, यानी कांस्टेंट हो जाता है। और मेरे भाई अगर कांस्टेंट हो जाएगा तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है। ठीक है, आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। ठीक है, अनुष्का, मेरी नालिनी, अदनान, फलक, सबको अच्छा रिस्पांस दिया मेरे में। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, अनीशा का भी जवाब गलत नहीं माना जाएगा कि di/dt, हाँ, लेकिन वो तब करते हैं मैक्सिमम के लिए। ठीक है, वो भी सही था, ऐसा नहीं कि वो गलत था, लेकिन हाँ यहाँ पर हम लोग दूसरे टर्म्स में सोच रहे थे। तो मेरे पास इंटरमीडिएट का कॉन्सेंट्रेशन हो गया। हाँ, ये तो अभी कैसे सोचे तो बहुत आसान लग रहा होगा, सर मजा आ गया, समझ गए हम कि क्या गेम है अब यहाँ पे। हाँ मेरे भाई, यहाँ पे गेम यही है कि जब आप डेरिवेशन कर रहे थे तो रेट ऑफ अपीयरेंस रेट ऑफ डिसअपियरेंस को सीधा बराबर कर दो। जैसे देखो K2 ग्रेटर देन K1 है बहुत ज्यादा,
तो मेरे भाई ये सब फॉर्मूला उतना लिखना नहीं है आपको, सीधा बोलो वो स्टेडी स्टेट में होगा, अपीयरेंस इक्वल टू डिसअपीयरेंस होगा और अपने आप यही फॉर्मूला बन के चलाएगा। यानी याद नहीं करना है आपको, याद नहीं करना है मेरे भाई। हाँ, अब मेरे भाई पी के लिए बात करेंगे तो पी के लिए क्या फॉर्मूला था अपने पास में, तो पी के लिए अपने पास किसी भी टाइम में फॉर्मूला था ए नॉट मेरे भाई 1 माइनस फिर यहाँ पे एक और ब्रैकेट था मेरे भाई ई का पावर माइनस K2T था, शायद K2T था। यहाँ पे एक सेकंड देख लेने दो मेरे भाई, K1T था, यहाँ पे K2 इंटू ई का पावर और यहाँ पे K1 ई का पावर माइनस K2T था, ठीक है, अपॉन मेरे भाई K2 माइनस K1 था। ये था रिजल्ट, K2 माइनस K1 था, ठीक है, ये था हम लोग का। ठीक है, इस ब्रैकेट को ऐसे क्लोज कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से अभी भी K2 वेरी वेरी ग्रेटर देन K1 है, तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन इग्नोर होगा मेरे भाई, यहाँ पर कौन कौन इग्नोर होगा। तो सवाल ये है कि मेरे भाई K2 मेरे भाई बहुत बड़ा नंबर है और बहुत बड़ा नंबर से कोई किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो तो जीरो ही बन जाएगा, तो इसको जीरो कर दो, इसको जीरो कर दो। अब मेरे भाई यहाँ पर K1 छोटा है, ये वाला टर्म भी तुम कहो सर ये भी गड़बड़ लिख दिए क्या मेरे भाई, सॉरी गलती हम इग्नोर कर दिए, गलत वाला पार्ट को इग्नोर कर दिए मेरे भाई। K1 बहुत छोटा है और ये वाला टर्म K2 बहुत बड़ा है, तो ई का पावर माइनस K2 थी, तो छोटा इंटू और छोटा, क्योंकि ई का पावर K2 ये बहुत बड़ा हो जाएगा लेकिन नीचे में आएगा, तो बहुत बड़ा नंबर जब नीचे पे होता है मेरे भाई तो वो क्या हो जाएगा, छोटा, छोटा इंटू छोटा और छोटा, तो मेरे भाई ये वाला टर्म इग्नोर हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पे K1 इग्नोर हो जाएगा, यहाँ पे K1 इग्नोर हो जाएगा लेकिन ये रह जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ K2 और K2 भी कट जाएगा, K2 और K2 भी कट जाएगा और फाइनली आप अच्छा से निहारो तो आपको दिखाई देगा ए नॉट 1 माइनस K2 और K2 कट जाएगा तो 1 माइनस ई का पावर माइनस K1T मिलेगा आपको। मेरे भाई ये याद है ये कैसा रिएक्शन, अगर तुम इसको फील कर पा रहे हो तो तुमको बहुत आसान लगेगा मेरे भाई। ए नॉट ई का पावर माइनस KTT यानी A0 - AT, मेरे भाई A0 - AT, देखो A0 ई का पावर माइनस KT को AT बोलेंगे और मेरे भाई इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, ये कंजप्शन हुआ A का, यानी ये X के बराबर है, जो X मोल कंज्यूम नहीं होता था A का वही तो आ गया मेरे भाई। तो गजब का गेम, अरे तुमको लग रहा होगा ऐसा मस्त चीज मिली है हमें। हाँ मेरे भाई, तो इस रिएक्शन को तुम ऐसे फील कर सकते हो, केस वन वाले को फील ऐसे करो, ऐसे रीड करो मेरे भाई, फील लाइक, ऐसे फील करो मेरे भाई। अगर कभी भी किसी रिएक्शन के दौरान, अरे तो थोड़ा देर के बाद फील करवाएंगे क्या आपको, चलो फील कर लेते हैं मेरे भाई, यहीं पे कोई दिक्कत नहीं, ऐसे फील करो मेरे भाई। अगर रिएक्शन है ए से बी और बी से, सॉरी बी नहीं था, इंटरमीडिएट आई था मेरे पास में, और यहाँ पे पी था और यहाँ पर आपका K1 था, यहाँ पे आपका K2 था, तो अगर आपका K2 बहुत बड़ा हुआ, अगर आपका K2 K1 से बहुत बड़ा हो गया तो आप ऐसा सोचो ना, आप ऐसा सोचो कि यहां पर ये वाला स्टेप को ही गायब कर दो। कौन सा स्टेप को, जिसका जिसका रेट कांस्टेंट बहुत बड़ा होता है ना मेरे भाई, ऐसे सोच सकते हो, यानी आपको आसान लगेगा। ऐसे सोचो जिसका रेट कांस्टेंट बहुत बड़ा होता है और उसका रिएक्टेंट जो होगा उस पूरा को गायब कर दो, उस पूरा को गायब करके ऐसे लिख दो, ए से पी लिख दो। तुम बहुत सर बीच में इंटरमीडिएट कहाँ गायब हो गया, रुको तो। हाँ मेरे भाई, अब ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सोचो, और ए का कॉन्सेंट्रेशन कैसे लिखोगे, तो ए का कॉन्सेंट्रेशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए मेरे भाई किसी भी टाइम पे A0 ई का पावर माइनस K1T, ऐसे ही लिखोगे मेरे भाई। तुमको अगर सर मजा आ रहा है। अब पी का कॉन्सेंट्रेशन बात करो मेरे भाई, पी का, तो मेरे भाई यहाँ पर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन A - X, इसका जितना होगा A - X, इसका X बनेगा तो X कितना होगा, A0 - AT होगा, A0 - AT होगा, जो कि कितना होगा, A0 1 - ई का पावर माइनस K1T होगा। यही तो होगा ना मेरे भाई, X के बराबर P बनेगा। लेकिन तुमको सर इंटरमीडिएट कहाँ गया, हाँ
ऐसे कंडीशन में इंटरमीडिएट जो होगा वो स्टेडी स्टेट पे होगा, स्टेडी स्टेट पे होगा। और मेरे भाई वहां पे हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस, और यहाँ पे रेट ऑफ अपीयरेंस K1 इंटू ए इक्वल टू मेरे भाई डिसअपियरेंस K2 इंटू आई। मेरे भाई यहां से आई निकाल लेना, आई का किसी भी टाइम में K1 अपॉन K2, K1 अपॉन K2 इंटू ए का कॉन्सेंट्रेशन किसी भी टाइम टी पर, और मेरे भाई वो नोन है, यही रिजल्ट आया था। तो मेरे भाई ये चीज आप आसानी से, नहीं अब आसान भाषा में तुम लगा सकते हो, जो इतना बड़ा अभी हम लोग क्या किए, अप्रोक्सीमेशन किए, उसको कैसे फील करेंगे, तो ऐसा फील करो जिसका रेट कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, उसके रिएक्टेंट्स के साथ में उस रेट कांस्टेंट को भी गायब कर दो, और मेरे भाई अब फील करो, और जो ऑर्डर था वही ऑर्डर रहने दो, और बाकी निकाल लो। और सीधा अगर K2 बहुत बड़ा है तो इंटरमीडिएट क्या होगा, स्टेडी स्टेट में होगा। तो ये शॉर्ट पड़ेगा आपको ध्यान रखने में, इतना लंबा जो नेग्लेक्शन करना है, जिसको इग्नोर किसको कर पाएंगे किसको नहीं कर पाएंगे, वो सोचने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ये आसान चीज है मेरे भाई, ऐसे सोच सकते हो। हाँ, अब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे मेरे भाई, इसका ग्राफ प्लॉट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में क्या आएगा, एग्जाम में क्या आएगा, मे भी ग्राफ आ जाए आपसे। हाँ, ये सब केवल आएगा तो आईआईटी पे आएगा, केवल आएगा तो क्या पे आएगा, आईआईटी पे आएगा। ठीक है मेरे भाई, तो इसका मेरे भाई यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं, जो आपको जान करके अच्छा लगेगा। एग्जाम में एकदम बिल्कुल ग्राफ से सवाल आ सकता है। और मेरे भाई इस टाइप का कभी भी जे एडवांस का एग्जाम होगा आपका यहाँ पे एडवांस पैटर्न पे, तो बिल्कुल हम ये सब ग्राफ से क्वेश्चन देना बहुत पसंद करते हैं, हमें ग्राफ बहुत फेवरेट है मेरा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हमको पता है कि बच्चों को ग्राफ से बहुत डर लगता है, तो हम जल्द ज्यादा बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं कि अगर ग्राफ का क्वेश्चन मिल जाए तो देने का कोशिश करते हैं। और आईआईटी मेरे में आईआईटी भी बहुत फोकस करता है, इसीलिए हम भी बहुत फोकस करते हैं। हाँ, यहाँ पर वाई एक्सिस पर जो था कंसंट्रेशन, और मेरे भाई ये एक्स एक्सिस पर टाइम था, वही ग्राफ है। लेकिन अब सिंस ये कंडीशनल ग्राफ है जिसमें K2 बहुत बड़ा K1 से होगा, तो कैसे होगा मेरे भाई, तो सिंस ए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है और ए का इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आया, देखो ए का जो पहले होता था वही हो रहा है, कुछ भी नहीं बदला है। तो मेरे भाई ए जैसे फर्स्ट ऑर्डर की तरह डिक्रीज करता था, आज भी वैसा ही डिक्रीज करेगा, आज भी वैसा ही डिक्रीज करेगा मेरे, ऐसा नहीं है कि बदल जाएगा। ठीक है, तो ये ए का कंसंट्रेशन है किसी भी टाइम पर, ए का कंसंट्रेशन है किसी भी टाइम पर, वो घट रहा होगा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा होगा, बिल्कुल वही। मेरे भाई सी का, सॉरी सी नहीं, यहाँ पे पी है। ठीक है, पी है जो प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन मेरे भाई जैसे जैसे घटेगा वैसे वैसे वो बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। लेकिन हम बताए थे एग्जैक्टली मेरे भाई ऐसा नहीं हो जाता है कर्व, क्योंकि ई का पावर में है 1 माइनस ई का पावर, तो हल्का सा ये जो कर्व ये सब होता है मेरे भाई, तो हल्का सा थोड़ा सा ना, होता तो वैसा ही है कि हल्का सा मेरे भाई ऐसे करके ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे होता है, हल्का सा टेढ़ा होता है बीच पे, इस टाइप से। हाँ, मैक्सिमम कितना होगा, तो मैक्सिमम ए के बराबर होगा, तो ए के बराबर यानी ए नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के बराबर एक्स जा सकता है। तो ए नॉट ये किसका कॉन्सेंट्रेशन है माय डियर स्टूडेंट, ये सी, सॉरी सी नहीं, यहाँ पे पी है। एक्चुअली में ए बी सी बोलने का आदत है, तो इसलिए बार बार सी बोल रहे, पी है यहाँ पे, पी इज प्रोडक्ट। हाँ, अब इंटरमीडिएट के बारे में बात करें, तो इंटरमीडिएट तो ऐसा लग रहा है मेरे भाई जितना बना उतना खत्म, तो तुमका तो नेट तो जीरो है सर उसका, मतलब कुछ भी बना नहीं। लेकिन मेरे भाई ऐसा थोड़ी ना होगा, मेरे भाई स्टार्टिंग में ही तुरंत थोड़ी ना पी बनने लगेगा, पहले तो ए से आई बना होगा, थोड़ा ना थोड़ा बना होगा, थोड़ा ना थोड़ा बना होगा, और फिर क्या हुआ होगा, आई से पी बन रहा होगा। तो थोड़ा ना थोड़ा बना होगा मेरे भाई, लेकिन बहुत कम, तुरंत आई, आई से पी बन जाएगा। तुम कहो तुरंत क्यों बन जाएगा मेरे भाई, क्योंकि K2 बहुत ज्यादा है, और रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन होता है, और वहां पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो रेट कांस्टेंट आता है। तो अगर रेट कांस्टेंट बहुत बड़ा होगा मेरे भाई, तो रेट यानी स्पीड बहुत ज्यादा होगा, यानी थोड़ा सा भी आई बनेगा ना तो तुरंत वो पी पे कन्वर्ट होगा। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा सा तो आई बढ़ा होगा मेरे, और लेकिन मेरे भाई फिर ये बहुत कम हो गया होगा, और एक टाइम K2 इतना बड़ा है कि मेरे भाई आई का कंसंट्रेशन एकदम जीरो की तरफ होगा, बहुत कम होगा आई का कंसंट्रेशन। तुम
कहो ऐसा ऐसा कहे बहुत कम होगा। मेरे भाई जितना एपियर होगा वो सारा डिसएपियर होगा। तो तुम कहो सर एपियर तो जीरो था पहले, तो एपियर जो भी वो सारा डिसएपियर हो गया। यस ऐसा ही कुछ होगा। लेकिन हमको पता है अच्छे से कि इंटरमीडिएट भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है, तो वो उसको कंप्लीट होने में इन्फिनाइट टाइम तो लगेगा ही। लेकिन हाँ बहुत कम होगा मेरे भाई, उसका इंक्रीमेंट जो होगा कॉन्सेंट्रेशन का बहुत कम होगा। लेकिन हाँ किसी एक थोड़ा सा ही मैक्सिमम तो मैक्सिमम रीच किया होगा, चाहे वो छोटा ही वैल्यू हो। मेरे भाई लेट से किसी का क्लास में मार्क्स 10 में से हमेशा 0.5 आया, 1 मार्क्स आया। लेट से ऐसा हुआ कि साल में 2 साल में कभी उसका 10 में से 2 मार्क्स आ गया, बाकी कभी भी 2 से ज्यादा नहीं आया, तो उसका मैक्सिमम मार्क्स कितना आया मेरे भाई? 2 आया। तो वैसे ही हुआ इंटरमीडिएट का कंसंट्रेशन क्या हुआ मेरे भाई? बहुत नहीं बढ़ा, लेकिन जितना गया, जितना सारा पॉसिबल वैल्यूज है उसमें से मैक्सिमम कुछ होगा, तो ये मैक्सिमम होगा। और इसी को हम लोग यहाँ पे टी मैक्स की तरह डिफाइन करेंगे। यहाँ पर भी हाँ फॉर्मूला वही लगेगा, एल एन के वन अपॉन के टू डिवाइडेड बाई के वन माइनस के टू, या कोई के टू अपॉन के वन लगाएगा तो के टू माइनस के वन होगा। तो आई होप ये समझ में आया होगा, कैसे इसको फील करना है वो भी समझ में आएगा। और ये समझ में आई बात तो एक बार चैट पे लिखो यस। चलो बहुत अच्छी बात है। तो फील कैसे लेना है मेरे, और हम ये भी बता देते वो वाला फॉर्मूला, बड़ा वाला फॉर्मूला जो डिराइव किया था वो एग्जाम में आपका नहीं आने वाला है। ये कोई कंडीशनल ही आपका आएगा, ये भी जान लेना। कोई कंडीशनल वाला ही आएगा आपका, के वन बहुत बड़ा होगा के टू से, या के टू बहुत बड़ा होगा के वन से। तो सिंस अभी के टू बहुत बड़ा होगा के वन से, वो वाला केस हम लोग डिस्कशन कर लिए। अब हम डिस्कशन करेंगे मेरे भाई जिस टाइम में K1 बहुत बड़ा होगा K2 से, K1 वेरी वेरी ग्रेटर देन K2। पिछला केस में K2 बहुत बड़ा था, इस बार K1 बहुत बड़ा है। हम लोग पहले तो नॉर्मली उसको हम लोग अप्रोक्सीमेट और इग्नोर करेंगे, जो चीज इग्नोर हो पाएगा। उसके बाद फिर इसको कैसे फील करेंगे वो भी फिर इसमें भी देखेंगे। हाँ ये तो आपको सिखा दिए, उस स्टेप को ही गायब कर देना है, रिएक्टेंट को लेते हुए, रिएक्टेंट को लेते हुए गायब कर देना है। तो मेरे भाई अभी लेकिन खैर अभी तो पूरा डेरिवेशन करेंगे। इंटरमीडिएट ए का कॉन्सेंट्रेशन, तो ए का कॉन्सेंट्रेशन किसी भी टाइम में जो होता है ए नॉट ई का पावर माइनस के वन टी, जो है सो है, जो है सो है। इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें के वन के टू का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब क्या है इंटरमीडिएट का कंसंट्रेशन मेरे भाई किसी भी टाइम में, तो इंटरमीडिएट का कंसंट्रेशन कितना होता है मेरे भाई? तो के वन अपॉन के टू माइनस के वन, यहाँ पे ए नॉट, और मेरे भाई ई का पावर माइनस के वन टी माइनस ई का पावर माइनस के टू टी, ये आएगा मेरे भाई, ये आएगा। ठीक है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर तो अब K1 बहुत बड़ा है, K1 बहुत बड़ा है, तो मेरे भाई K2 माइनस K1 में K2 जीरो हो जाएगा। उसके सामने K2 को इग्नोर करना पड़ेगा, मजबूरी बोल सकते हो, इस तरह से इग्नोर हो जाएगा। सिंस ये K1 बहुत बड़ा है तो 1 बाई नीचे बहुत बड़ा, तो ये इग्नोर हो जाएगा मेरे भाई, जीरो हो जाएगा। तो ये माइनस और ये माइनस, माइनस और माइनस कैंसल आउट हो जाएगा तो प्लस बन जाएगा। ये K1 और K1 कैंसल आउट हो जाएगा तो 1 बन जाएगा, और माइनस माइनस प्लस बन गया। तो क्या मिल गया यहाँ पर? आई का कॉन्सेंट्रेशन किसी भी टाइम में ए नॉट ई का पावर माइनस के टू टी, माइनस ऑफ के टू टी आएगा मेरे में, ई का पावर माइनस ऑफ के टू इंटू टी आएगा। ठीक है मेरे भाई, हमको ये बताओ जब टाइम जीरो हो रहा होगा तो इंटरमीडिएट का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो रहा होगा? जब टाइम जीरो हो रहा होगा तो इंटरमीडिएट का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो रहा होगा? जीरो गलत, जीरो तो नहीं होगा, नहीं ए, वन भी नहीं होगा। अच्छा से सोचो, पुट करो इसमें, ए नॉट होगा। यस फलक का जवाब सही है, ए नॉट होगा मेरे भाई। टाइम जीरो तो ई का पावर जीरो वन होगा, तो ये तो ए नॉट बनेगा। इसका मतलब क्या समझ में आया मेरे भाई? यानी इनिशियली आई का कंसंट्रेशन ए का कंसंट्रेशन के बराबर हो गया। फील करो इसे, ये जब टाइम जीरो होगा, यहां पे अगर हम क्राइटेरिया लगाए टाइम जीरो, तो आई का उस टाइम जीरो टाइम में कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए के बराबर हो जाए। सोचो यानी कि ऐसा कैसे लग हो सकता है? सोचो इसको, मैथमेटिकली रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब सही है ये, और सही है तो ये कैसे हो रहा होगा?
मेरे भाई ये K1 बहुत बड़ा वैल्यू है, K1 K2 के साथ सामने बहुत बड़ा वैल्यू है। तो बहुत बड़ा वैल्यू होने की वजह से क्या हो रहा है कि फर्स्ट का यानी ए से आई बनने का जो स्पीड है वो वेरी वेरी हाई है, क्योंकि रेट जो होता है वो रेट कांस्टेंट पर डिपेंड करता है। अगर रेट कांस्टेंट बहुत बड़ा तो मेरे भाई उसका मतलब हो गया स्पीड बहुत ज्यादा। तो सीधा सीधे ऐसा होगा कि एकदम जैसे ही हम ए लेंगे सारा के सारा ए इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा यही जवाब तो यही बता रहा है, मैथमेटिकल रिजल्ट तो यही बता रहा है। हाँ मेरे भाई ये सही है, बिल्कुल कहीं से भी गलत नहीं है। लेकिन हाँ एक लाइन हमें ये भी बात पता है साथ में कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। और मेरे भाई इसका मतलब अगर आई का कंसंट्रेशन इनिशियली ए नॉट के बराबर हो गया टाइम जीरो पे ही, इसका मतलब तो बहुत जल्दी खत्म हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? तो मेरे भाई वो मतलब पूरा तो जीरो तो नहीं ही होगा, ये अप्रोक्सीमेटली ए आएगा, क्योंकि हम लोग बहुत सारा चीज को इग्नोर करके ये लाए हैं। तो मेरे भाई गलत कहीं से भी नहीं, उसको टाइम इन्फिनाइट ही लगेगा खत्म होने में। लेकिन हाँ अगर ये कंडीशन होगा तो अप्रोक्सीमेटली टाइम जीरो में ही इतना फास्ट होगा कि सारा सारा ए आई में कन्वर्ट हो जाएगा, सारा के सारा ए आई में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इससे फील ले सकते हो मेरे भाई। और मैथमेटिकल रिजल्ट सही है, लेकिन सिंस हम लोग का जवाब जो कहता है कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को इन्फिनाइट टाइम लगेगा कंप्लीट होने में, वो चीज नहीं दिखाई दे रहा है। तो नहीं मेरे भाई हम लोग अप्रोक्सीमेट करके ला रहे हैं ना, तो जाहिर सी बात है उसको लग तो रहा होगा इन्फिनाइट टाइम में, वो तो अप्रोक्सीमेटेड रिजल्ट है हमारे पास में। तो यस यानी तुरंत ए से आई में कन्वर्ट हो गया, और होना भी चाहिए। अभी हम बताएंगे क्यों होना चाहिए। खैर अब हम पी के बारे में बात करेंगे, पी का क्या होगा, पी में क्या फर्क पड़ेगा। तो पी का कॉन्सेंट्रेशन किसी भी टाइम में मेरे भाई ए नॉट, यहाँ पे फॉर्मूला था 1 माइनस यहाँ पर मेरे भाई K1 e⁻ -K2t माइनस K2 e⁻ -K1t अपॉन मेरे भाई यहाँ पर सही लिखे है ना, फिर उल्टा लिख दिए मेरे भाई। K2 यहाँ पे K2 होगा, यहाँ पे K1 होगा मेरे भाई, यहाँ पे K1 होगा, यहाँ पे K2 होगा, यहाँ पे K2 माइनस K1 होगा, K2 माइनस K1 होगा। ठीक है, ठीक है, ये आ गया मेरे भाई, ये आ गया। अब क्या फिर यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन करना है, तो सिंस यहाँ पर भी क्या चीज है, K1 बहुत बड़ा है, तो मेरे भाई ये तो बहुत बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, और मेरे भाई ये भी बहुत छोटा नंबर, तो ये पूरा पूरा इग्नोर हो जाएगा, ये पूरा पूरा इग्नोर हो जाएगा। K1 बहुत बड़ा है K2 के सामने, तो ये इग्नोर हो जाएगा। तो यहाँ से K1 और K1 कैंसल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, तो 1 माइनस तो बच जाएगा, यानी 1 माइनस तो बच जाएगा ए नॉट। मेरे भाई यहाँ पर से आएगा 1 माइनस रह गया, ये माइनस माइनस कट जाएगा, e⁻−K2t आया। हाँ अब इसको कैसे फील लेंगे मेरे भाई, तो देखो कैसे फील लेंगे इसको। ये मेरे भाई चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आई कहलाएगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आई। आई का जो चेंज हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन वही है मेरे भाई, क्योंकि K2 है तो आई का जो चेंज होगा वो होगा। हाँ इसको फील कैसे लेंगे उस बात को समझते हैं, यानी आसान तरीके से डेरिवेशन किए हम अप्रोक्सीमेट किए तब ऐसे पता चल रहा है। इसको फील कैसे ले सकते हो मेरे भाई, तो इसको फील इस तरीके से ले सकते हो मेरे भाई कि ए से आई बन रहा था और आई से पी बन रहा था, और यहाँ पर K1 था और यहाँ पे K2 था। तो अभी थोड़ी देर पहले हम एक लाइन बोले थे, जिसका रेट कांस्टेंट बहुत ज्यादा हो उसको रिएक्टेंट के साथ लेते हुए गायब कर दो मेरे भाई, इसको सीधा सीधा गायब कर दो, ये पूरा टर्म को ही गायब कर दो, और इसका मतलब जो नेट रिएक्शन होगा वो आई से पी होगा। हाँ और इसका जो रेट कांस्टेंट है वो रहने दो। और मेरे भाई आई का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना के बराबर हो जाएगा, ए नॉट के बराबर हो जाएगा, उस टाइम में जीरो होगा। और मेरे भाई ये कैसे डिक्रीज करेगा, तो किसी भी टाइम में अब ये अगर इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट है तो मेरे भाई ए नॉट, जैसे अगर ये ए रहता तो ए नॉट कैसे होता है मेरे भाई, ए रहता तो AT = A0 e⁻−KT होता, तो यहाँ पे K2 है तो K2t। देखो यही रिजल्ट आया था आपका आई का। तो कैसे फील ले पा रहे हैं मेरे भाई, तो सिंस ये रिएक्शन बहुत फास्ट है पूरा पूरा ए आई में कन्वर्ट हो जाएगा, और आई में कन्वर्ट हो गया तो मेरे भाई ये A0 e⁻−K2t ये ए के जैसा है, ए के जैसा है।
और मेरे भाई पी का, तो मेरे भाई पी का कॉन्सेंट्रेशन कैसे होगा, अगर आई मेरे भाई इसका कॉन्सेंट्रेशन ये है तो 1 - x होता, तो ए नॉट 1 - e⁻⁴ ए नॉट माइनस एक नॉट ई का पावर -k2t। और देखो ऊपर में यही रिजल्ट आया है ऊपर में तुम्हारे सामने, तो यानी टू कॉपी मैच कर रहा है। यानी तुम बोल सकते हो कि इस तरीके से हम लोग फील लेंगे, और बिल्कुल ऐसे ही फील लेना है, ऐसे ही फील लेना है मेरे भाई, यही मेथड ही है। क्योंकि केवन इतना बड़ा था कि सीधा सीधा ए से आई टाइम नहीं लगेगा बनने में, स्पीड बहुत ज्यादा है। तो आई होप ये जितना भी लाइन तुम्हें कह रहे हैं वो सारा बात समझ में आ रहा होगा। तो अब आसान भी लग रहा होगा कि सर इसका मतलब इसको शॉर्ट में ध्यान रखेंगे तो सारा काम हो जाएगा। यस, बिल्कुल शॉर्ट में ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, अगर आप इंटरमीडिएट का कॉन्सेंट्रेशन याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो इसको ध्यान रखो मेरे भाई। हाँ, इसका भी कर्व प्लॉट करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। यहाँ पे मेरा वही लाइन है मेरे भाई, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट वाला लाइन है। ए भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है, लेकिन बहुत जल्दी, बहुत केवन बहुत ज्यादा है वैल्यू, केवन का वैल्यू बहुत ज्यादा, तुरंत ये सीधा सीधा जीरो हो जा रहा है। ऐसा हो रहा है मेरे भाई, तुरंत जीरो हो जा रहा है, यानी तुरंत कम हो जाएगा। हाँ, पैराबोलिक तो होगा मेरे भाई, लेकिन बहुत जल्दी कम हो जाएगा जीरो की तरफ, इसलिए एकदम तुरंत नीचे कर दिए। नहीं तो पहले एकदम ऐसे करके नीचे करते थे, ऐसे करके, लेकिन तुरंत नीचे कर दे कि तुरंत कम हो जाएगा, क्योंकि केवन बहुत बड़ा है। ये मेरे भाई ए का कॉन्सेंट्रेशन है किसी भी टाइम पर। हाँ, सी का क्या होगा मेरे, सॉरी सी नहीं, पी का क्या होगा, तो पी का कॉन्सेंट्रेशन माय डियर स्टूडेंट वो बढ़ जाएगा, बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, तो अपना जो पिछला फंक्शन था वैसे ही मेरे भाई, तो कुछ इसका कर्व ऐसे आएगा जैसे आ रहा था मेरे भाई, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, फाइनली जब टाइम इन्फिनिटी हो जाएगा तो ए नॉट के बराबर कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा। हाँ, इंटरमीडिएट का बात करें मेरे, तो इंटरमीडिएट तुरंत राइज कर गया, इंटरमीडिएट जो था वो तुरंत राइज कर गया मेरे भाई, तो ये तुरंत ऐसे ऊपर चला गया होगा, तुरंत ऊपर चला गया होगा। हाँ, तुम कह सकते हो सर ग्राफ तो एकदम ए नॉट जब टाइम जीरो होगा जब चिपक रहा होगा, यस टाइम जीरो होगा तो ऊपर में तुरंत होगा, एग्जैक्टली हम लोग दिखला नहीं सकते, लेकिन फिर धीरे धीरे घटेगा मेरे भाई और पी में कन्वर्ट होगा, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा उसका। ये रहा आई का, और मेरे भाई ये रहा पी का, ये ग्राफ है। इस बार मैक्सिमम बहुत ज्यादा रीच करेगा, वो भी कह सकते हैं टाइम जीरो में ही सर मैक्सिमम रीच कर जाएगा, यस ऐसा ही कुछ होगा। तो मेरे भाई ये कुछ अप्रोक्सीमेटेड ग्राफ बनाए हैं समझने के लिए, जिससे आपको समझ में आए। ये केस नंबर 2 था जिसमें K1 बहुत बड़ा था K2 से। आई होप ये लाइन जो हम बोल रहे हैं वो सबको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से चैट पे लिखो, क्या जो बात हम कहे वो समझ में आया या नहीं आया। हाँ, वेरी गुड। तो कैसे फील लेना है ये बात आप घर में इसको ऐसे ही लिख करके प्रैक्टिस करना, कैसे फील हम खुद अपना कैसे फील लेंगे उसको लिखना पड़ेगा मेरे भाई, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं केस नंबर 3, जब K1 इक्वल टू K2 हो जाए। तुमको सर कॉम्पेरेबल होगा तब, तो मेरे भाई कॉम्पेरेबल होगा तब तो वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो अपने पास में बड़ा है। तो अगर K1 इक्वल टू K2 हो जाए, तो मेरे भाई K1 इक्वल टू K2 हो जाए, तो ए का कॉन्सेंट्रेशन किसी भी टाइम टी पर ए नॉट ई का पावर -K1t आता था। तो मेरे भाई K1 लिखो या K2t लिखो, बात बराबर है, क्या कि K1 और K2 बराबर हो गया, K1 और K2 बराबर हो गया। तुम लोगों को लिमिट्स पढ़ाई हो गया है मेरे भाई, लिमिट्स चैप्टर पढ़ाई हो गया है। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है मेरे भाई, तो हम इनको अभी हमें हेल्प चाहिए उसका लिमिट्स का, ठीक है। मेरे भाई किसी भी टाइम में आई का कंसंट्रेशन अगर निकालना है तो K1 अपॉन K2 माइनस K1 ए नॉट, और मेरे भाई यहाँ पर जो आता है ई का पावर -K2t माइनस ई का पावर -K1t आता है मेरे में, ई का पावर -K1t आता है। सही लिखे हैं मेरे भाई। आई का कॉन्सेंट्रेशन किसी भी टाइम पे अगर हम बात करेंगे तो आई का कॉन्सेंट्रेशन K1t माइनस K2t होता है, K1t माइनस K2t होता है, ठीक है। ये आता है मेरे भाई रिजल्ट हमारा, ठीक है। अब क्या है, अब यहां पर मेरे भाई K1 इक्वल टू K2 है, तो मेरे भाई अगर K1 और K2 बराबर है तो ये दोनों तो कट जाएगा,
ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यानी जीरो, एनीथिंग इंटू जीरो जीरो। और मेरे भाई K2 K1 के बराबर, तो जीरो अपॉन जीरो फॉर्म। इसको हम लोग कैसा फॉर्म बोलते हैं मेरे भाई? इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। कुछ पता है ये सब चीज? ऐसा ऐसा नाम सुने हो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म, जिसको हम लोग डिटरमिन नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ता है ऐसे केस में? कौन सा रूल लगाते हो आप लोग? अगर जीरो बाई जीरो फॉर्म, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ जाता है, तो कौन सा रूल लगाते हो? यस। एल हॉस्पिटल नहीं बोलते, उसे लैपिटल रूल पड़ा है। तो हॉस्पिटल नहीं, मेरे पास हॉस्पिटल लिखा जाता है। ठीक है। हाँ, एक और भी मृणालिनी भी रूल बता रही है, थोड़ा सा हाई लेवल वाला रूल बता रही है। लेकिन ऋषभ ज्यादा अच्छा बात कहा और आशुतोष ज्यादा अच्छा से बात कहा। एल हॉस्पिटल, हॉस्पिटल नहीं मेरे पास, इसको लैपिटल रूल कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे लगा सकते हो। हाईएस्ट पावर से भी डिवाइड किया जा सकता है, मीनाली बिल्कुल आपका सही है। लेकिन वो भी कहीं कहीं पर पता नहीं चल पाता, तो एल जो हॉस्पिटल इन लोग बोल रहा है, लैपिटल रूल, वो बहुत आसानी से काम कर, यानी इसको डिफरेंशिएट करके काम कर बन जाता है बहुत आसानी से। मेरे पास वो में एक मेथड है, आइदर यू कैन डिफरेंशिएट, आइदर आइदर अप्लाई, यहाँ पे या तो अप्लाई करो एल हॉस्पिटल रूल, इसको अप्लाई करो, या फिर मेरे भाई और जो हम बताने जा रहे हैं, आई का जो डेरिवेशन किए थे, जहां पर आई के लिए डेरिवेशन आया था मेरे भाई डी आई अपॉन डी टी, वहां पर मेरे भाई ऐसा कुछ इक्वेशन बन करके आया था। यहाँ पर जो इक्वेशन बन करके आया था, जब हम लोग डेरिवेशन कर रहे थे, आपको हम दिखला देते हैं। यहाँ पर जो डेरिवेशन करने के टाइम में, यहाँ पर डी आई अपॉन डी टी वाला में, ये वाला स्टेप पे आओ, ये वाले स्टेप पे और मेरे भाई आई इंटू ई का पावर K2 इंटू टी इक्वल टू K1 A0 ई का पावर K2 माइनस K1 T आया था। इस वाले स्टेप से हम कर सकते हैं, शॉर्टकट हम अपनाना चाहते हैं। हाँ, एक मेथड है कि आप लिमिट लगा दो और लिमिट लगा करके कम कर सकते हो। हाँ, आई इंटू यहाँ पर ई का पावर K2 T, और यहाँ पर मेरे भाई K1, मेरे भाई यहाँ पे K1 A0, और यहाँ पर e का पावर K2 माइनस K1 T था। और इसको आप इंटीग्रेट कर रहे थे, इसको इंटीग्रेट करते थे, यहाँ पर ये फाइनली इंटीग्रेट होकर के e का पावर K2 T आ जाता था। और इसको तुम इंटीग्रेट करते थे, K1 A0 को चाहो तो बाहर कर दो, ये तो कांस्टेंट है। K2 माइनस K1 ये जीरो हो जाएगा, K2 इक्वल टू K1 है, तो e का पावर 0 1 हो जाएगा, इंटू टी हो जाएगा, और ये dt इधर आ जाएगा, ये dt इधर आ जाएगा। हाँ, टाइम कहां से? जीरो से टी। जीरो में जब टाइम था तो आई का कॉन्सेंट्रेशन जीरो था, इसलिए उसको लिखे ही नहीं हम, सीधा सीधा लगा दिए। टी टाइम में आई का कॉन्सेंट्रेशन आई टी था, तो उधर पुट कर दिए, वैसे किया हुआ है मेरे भाई। तो यहाँ पर K1 A0, ठीक है। अरे टी कहाँ से आ गया है? तो इंटीग्रेट करके टी आएगा ना, सॉरी, ये तो वन ही रहेगा मेरे भाई, ये तो वन रहेगा। डी टी इंटीग्रेट करके आएगा तो टी आएगा, यहाँ पर आई इंटू ई का पावर K2 T आया। तो यहाँ से आई का किसी भी टाइम में कॉन्सेंट्रेशन निकालो, A0, यहाँ पे टी भी है साथ में, टी लिखो, और ये नीचे इधर आएगा तो ई का पावर माइनस K2 T हो जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो। हाँ, इसको याद वाद नहीं रखना है मेरे भाई, जब आएगा तो डिराइव कर लेना, जल्दी नहीं आएगा ये। ठीक है, K1 इक्वल टू K2 वाला जल्दी नहीं आएगा। हम आपको मेथड सिखा दें कैसे होगा, कहाँ से हम किए, या तो लिमिट पुट करो, या तो ये मेथड अपनाओ, या और फिर अगर पी का तुम पूछो सर पी के लिए, तो डीपी अपॉन डीपी dt जो था वो कितना था? K2 इंटू आई था। मेरे भाई आई का वैल्यू पुट करो यहाँ पर, आई का, और फिर इंटीग्रेट करो, और पी का निकल जाएगा। हम इंटरेस्टेड नहीं है बिल्कुल निकालने में। तुम कहोगे सर क्यों इंटरेस्टेड नहीं है? तो मेरे भाई अपने पास में एक और रूल था, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू ए का कॉन्सेंट्रेशन किसी भी टाइम में, आई का कॉन्सेंट्रेशन किसी भी टाइम में, या पी का कॉन्सेंट्रेशन किसी भी टाइम में, वही लगाना। यहाँ पे इंटीग्रेशन यू इंटू वी रूल लग जाएगा, लेंदी हो जाएगा, तो हम लगाना नहीं चाहते, हम ना प्रूफ करेंगे उसे, हम बस आपको समझाना चाहते थे। दिक्कत इसमें था आई वाले में, कि आई वाले में सर ये तो जीरो जीरो बाई जीरो फॉर्म हो जाता है, जिसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। तो वहां पे या तो लैपिटल रूल लगा दो, या फिर जहां से इसका बेस था वो बेस में जाकर के ही K1 और K2 को बराबर कर दिए हम, जिससे आसान पड़ा। और P का कभी निकालना होगा तो इसमें वैल्यूज पुट करके इंटीग्रेट कर लेना। सिंस आप लोग 12th में और भी इंटीग्रेशन जानोगे तो आपको आसान लगेगा।
ठीक है। बाकी इसके बारे में हम K1 इक्वल टू K2 से जल्दी क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको जान लो, अभी 4-5 साल तक तो नहीं ही आने वाला है। ठीक है। तो मेरे भाई इस पे हम ज्यादा ग्राफ ये सब कुछ भी डिस्कशन नहीं करेंगे। तुम पूछो ग्राफ कौन सा बनेगा, तो जो पहला ग्राफ बनाए थे विदाउट एनी केस वाला, कुछ वैसा ही ग्राफ आएगा इसका, क्योंकि K1 K2 के कंपेरेबल है, बोल सकते हो कंपेरेबल वाला है। ठीक है। तो आई होप ये सारा बात आपको क्लियर हो गया होगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, रत्ती भर भी आपको डाउट नहीं आना चाहिए मेरे भाई। ठीक है। तो इस पेज को हम हटा रहे हैं और यहाँ पर आपका सिक्वेंशियल रिएक्शन खत्म हो जाता है। सिक्वेंशियल रिएक्शन यहाँ पर आने के बाद कंप्लीट हो जाता है। अब जो है हमारा टॉपिक जो स्टार्ट होने जा रहा है, अब जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होने जा रहा है, अब आसान टॉपिक है। अब मतलब अब पूरा चैप्टर आसान हो गया मेरे भाई। इसके बाद जो था तो यहीं तक डिफिकल्ट टॉपिक हम अपने बच्चों को भी बोलते हैं, जे एडवांस का टॉपिक था ये जितना भी था। मतलब अगर आप जिस दिन से टाइट्रेशन स्टार्ट हुआ था, टाइट्रेशन यानी एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, तो उस पे तो प्रेशर वाला था, जो कि प्रेशर वाला जेई मेंस में भी आता है। टाइट्रेशन वाला से लेकर के अभी तक केवल और केवल जे एडवांस लेवल का कंटेंट था ये। हाँ, अब हम लोग वापिस आ रहे हैं, जो कि मेंस के लिए भी है, एडवांस के लिए, सब के लिए है। ठीक है। हाँ, आपके कुछ सीडीपीएस नंबर 1 में भी आप लोग का कुछ फंस रहा होगा, मॉलिक्यूलर कुछ वर्ड्स आपको मिलता होगा, बाई मॉलिक्यूलर, ये सब उसके बारे में अब उस साइड पे हम शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है। चैप्टर अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है मेरे भाई। ठीक है। एक लेक्चर और लेंगे और आपका चैप्टर आई होप कंप्लीट हो जाएगा। एक नहीं मेरे भाई, 1.5 लेक्चर इसके अलावा और जरूरत पड़ेगा, तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा केमिकल काइनेटिक्स। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर केमिकल थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है। आ, चलो अब स्टार्ट करने जा रहे हैं मेरे भाई। एक टर्म है यहाँ पर, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आज के लेक्चर के बाद ऑलमोस्ट रेडियो एक्टिविटी का आप सीडीपीएस जो लास्ट में है उसको छोड़ करके सारा बन जाएगा ऑलमोस्ट। अभी देखते हैं लास्ट में कहां तक पहुंच पाते हैं अभी के लेक्चर में, तो अप्रोक्सीमेटली वहां तक पहुंच जाएंगे। सिर्फ रेडियो एक्टिविटी एक टॉपिक बच जाएगा, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर भी स्टार्ट करेंगे। वो करीब 2.5 घंटे का टॉपिक है। टोटल रेडियो एक्टिविटी जो है वो 2.5 घंटे का टॉपिक है। तो मतलब वही 1.5 लेक्चर इसके अलावा और लगेगा, चैप्टर एंड हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, आसान है। अब मेरे भाई सब चीज आसान, टॉपिक शुरुआत होने जा रहा है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मेरे भाई रेट हेडिंग बनाओ, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो शॉर्ट में RDS बोलते हैं। आर मतलब रेट, डी मतलब डिटरमाइनिंग, एस मतलब स्टेप। मेरे भाई इसके बारे में किसी को कुछ बेसिक आइडिया है तो वो अपना चैट पे जवाब लिख सकता है, या मुंह से भी जवाब बोल सकता है। ठीक है। अगर इसके बारे में किसी को बेसिक आइडिया है तो, कोई कहीं से पढ़ा होगा, मे बी कुछ आप लोग बुक्स रीड करते होंगे, तो कोई पढ़ा होगा तो आप बता सकते हो क्या पढ़े हो, हमको अच्छा लगेगा जान करके, क्योंकि हमें नहीं आता है मेरे भाई ये टॉपिक। ठीक है। तो बताओ, देखे थोड़ा, कोई कुछ पढ़ा है इसके बारे में? कुछ भी पढ़ा है बताओ, कोई दिक्कत नहीं, मेरे गलत ही ना बोलोगे, गलत ही बोलोगे। कहीं से भी कोई कुछ पढ़ा है तो हम जानना चाहते क्या होता है दरअसल। नहीं पढ़ा है कोई भी कुछ भी? अरे बाबा, मतलब हम ही जितना बताते उतना ही तुम लोग पढ़ते हो, बड़ा दिक्कत है मेरे भाई। तुम लोग खुद से भी पढ़ो, अपने से भी कुछ। हर अच्छा स्टूडेंट जो होता है वो टीचर के अलावा खुद से भी सेल्फ रीड भी बहुत कुछ को करता है। इवन पता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो टीचर के पढ़ाने से पहले पढ़ करके चले आते हैं। और हम वो भी बता देते हैं, वैसे स्टूडेंट जो इस टाइप से काम करते हैं वो जिंदगी में ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। यानी टीचर जो टॉपिक पढ़ाएंगे, हम कभी कभी इसीलिए बोलते हैं, जैसे कि नेक्स्ट क्लास के बारे में बोले, इसके बाद हम रेडियो एक्टिविटी पढ़ाएंगे, तो इसका मतलब है कि आप रेडियो एक्टिविटी के बारे में थोड़ा बेसिक आइडिया लेकर के आओ, तब ना मेरे भाई एडवांस पढ़ाने में हमें भी मजा आएगा। कि तुम लोग को कुछ आता है तो हम आपका गलती को करेक्ट करेंगे, कि आप गलत कहाँ पे सोच रहे हो। जैसे आप हमको बोलते हो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के बारे में कुछ डेफिनेशन, फिर हम उस पे आपका गलती को करेक्शन करते, तब आप इंजॉय करते क्लास को, कि हाँ सर मजा आ गया। खैर आप लोग 11th पे हो, और पास आउट के साथ ये सब बहुत कुछ होता है मेरे भाई। जनरली ऐसा एक्सपीरियंस हम करते हैं कि जैसे हम पूछेंगे उन लोग से रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो लोग बहुत जल्दी लोग
सिंस उन लोग पास रहते हैं, 12th पास रहते हैं, तो उन लोगों को पढ़ा रहता है। खैर आप लोग 11th हो, बट ट्राई किया करो। मेरे भाई 12th में एक स्टूडेंट है हमारा, अभी चैंप स्क्वायर में ही हम बता रहे हैं, हर्ष नाम का, शायद कोई जानता होगा, 12th में है, हर्ष नाम का स्टूडेंट, किसी का कॉन्टेक्ट में भी मे भी हो सकता है वो। उसका एटीट्यूड ये वाला है, 12th में ही है अभी, अभी 12th में है मेरे भाई, ठीक है। उसका ये एटीट्यूड था, मतलब है कि वो टीचर से पहले पढ़ लेता है। तो मेरे भाई वैसे क्या होता है ना, हमें बहुत अच्छा लगता है पढ़ाने में, बाकी किसी को अच्छा लगता है या खराब लगता है हमें नहीं मालूम, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो स्टूडेंट को ये बात मालूम है, उस पर हम कुछ करेक्शन उसके नॉलेज पे कर देते हैं, ठीक है। तो पास आउट में ये वाला चीज बहुत एक्सपीरियंस करते हैं मेरे भाई हम, कि उन लोगों को मालूम रहता है जो कि कुछ गलत बात बोलता है, तो फिर हम उसको करेक्ट करते हैं, तो उससे नॉलेज में इंक्रीमेंट स्टूडेंट्स का ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग भी ट्राई करें कि जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उससे पहले रीड करें। पीछे वाले कह रहे सर जो पढ़ा रहे हैं वो तो रीड ही नहीं कर पाते, तो आप बोलते हैं अपने से रीड करने का, ऐसा पॉसिबल कैसे है? चलो मेरे भाई ठीक है, बट ये सब एक्सक्यूज होता है मेरे भाई। कोशिश करो करने का, सब कुछ पॉसिबल है जिंदगी में, बहुत लोग कर रहे हैं और आगे भी करेगा बहुत लोग। तो मेरे भाई पहले हम इस पे एक हम आइडिया देते हैं, फिर देखेंगे उस पे कुछ गलती है या सही है, फिर उसको हम लोग एनालाइज करेंगे मेरे भाई। ये एक आप लोग फनेल देखे होंगे मेरे भाई, लेबोरेटरी में कुछ लोग चुरा के भी लेते आता है मेरे भाई, ठीक है। ये फनेल के साथ में मेरा एक लेबोरेटरी में स्टोरी है, बट हम कभी और सुनाएंगे ये स्टोरी आप लोग को। ये फनेल है मेरे भाई, ठीक है। और यहाँ पे मेरे भाई ये इस टाइप से ऐसे लगा हुआ, और यहाँ पे एक हम कंटेनर लगा दिए, यहाँ पे एक कंटेनर लगा दिए। लेट से यहाँ पर हम पानी डाल रहे हैं, लेट से यहाँ पर हम पानी डाल रहे हैं, है ना। ये वाला स्टेप 1 है, इसको स्टेप नंबर 1 बोले। ये बीच का जो पाइप है उसको स्टेप नंबर 2 बोल रहे हैं, और ये जो नीचे का जो बड़ा सा मोटा सा पाइप है उसको स्टेप नंबर हम 3 बोल रहे हैं, या पाइप नंबर 3 बोल रहे हैं। तो मेरे भाई हमको ये बताना कि ऊपर से पानी ज्यादा डालेंगे, मतलब इसका ये जो स्टेप नंबर 1 है या पाइप नंबर 1 है, उसका इसका जो मुंह है उसको बड़ा कर देंगे, तो ज्यादा पानी जल्दी जल्दी गिरेगा। यहाँ पे क्या लगता है, गिरेगा या स्लोली गिरेगा, या कुछ चेंज नहीं होगा? ऊपर वाला को बड़ा कर दिए मेरे पे, स्टेप नंबर 1 को उसको बड़ा कर दिया और पानी डाल रहे हैं, तो पानी का जो स्पीड है वो बढ़ेगा या कांस्टेंट रहेगा? क्या लगता है तुम्हें, क्या लगता है तुम्हें? कुछ तो फील आ रहा होगा ना मेरे। हाँ, अदनान का जवाब आया सर कांस्टेंट रहेगा, मृणालिनी का जवाब आ रहा कांस्टेंट, अनुष्का का जवाब कांस्टेंट। यस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है मेरे भाई। इससे थोड़ी, किससे फर्क पड़ेगा मेरे भाई, किसको बड़ा करेंगे, किस पाइप को मोटा करेंगे जिससे फायदा होगा? यस, अदनान बोल रहा सर सेकंड पाइप को मोटा कर दीजिए, मस्त सर, एकदम जल्दी जल्दी पानी आने लगेगा, जल्दी जल्दी पानी आने लगेगा। दिख रहा है सबको मेरे भाई? इसका मतलब स्पीड जो है पानी गिरने का किस स्टेप पे डिपेंड कर रहा है, तो वो सेकंड स्टेप पे डिपेंड कर रहा है। और मेरे पास सेकेंड स्टेप ही क्या चीज है, स्लोवेस्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप ही क्या चीज है, स्लोवेस्ट स्टेप है। यानी मेरे भाई यहाँ पे तुम एक लाइन कह सकते हो कि सर रेट जो है, रेट उसी पर डिपेंड करेगा जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा, जो सबसे पतला पाइप होगा उसी पर रेट पानी निकलने का डिपेंड करेगा। मेरे भाई इसका मतलब आपको यही लाइन समझ में आ गया कि जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है उसी पर रेट मतलब वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगा, वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगा। हाँ, ये जो हम बात कर रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का बात कर रहे हैं जिसमें एक से ज्यादा स्टेप्स होगा, उसमें स्लोवेस्ट स्टेप को हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन एलिमेंटरी रिएक्शन है मेरे भाई, तो उसमें तो केवल सिंगल स्टेप होता है, यानी केवल एक ही पाइप है, केवल एक ही पाइप है, तो उसपे वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है, उसमें तो कोई मतलब ही नहीं है कि हम पता करें कि कौन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है कौन नहीं है। यानी केवल एक ही पाइप अगर लगा देते तो मेरे भाई तुम कुछ भी नहीं करते, बोले सर सब जगह तो सेम ही है, क्या आप स्टेप का बात कर रहे हैं? तो यस, एलिमेंटरी रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसपे एक ही स्टेप होगा, वही स्टेप सब कुछ होगा, वही आरडीएस होगा, वही सब कुछ होगा। लेकिन मेरे भाई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कौन होता होगा?
क्या आप बता सकते हो? अब इतना बात बोलने के बाद आप तो बता सकते हो कौन होगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप? जल्दी से बोलो। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जिसमें एक से ज्यादा स्टेप होगा तो कौन सा स्टेप को हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते होंगे? बोलो। इंटरमीडिएट ऐसा कोई जरूरी नहीं है मेरे में, गलत लाइन हो गया। यहाँ पे बीच वाला है अलग बात है। हम नीचे वाला पाइप को छोटा लगा देते तो पतला लगा देते, इसको मोटा कर देते, इसको पतला कर देते तो। अभी कुछ वर्ड यूज किए थे। यस, अनीशा का जवाब सही आया। स्लोवेस्ट स्टेप को कहते हैं, स्लोवेस्ट स्टेप को कहते हैं। हाँ मेरे भाई, अब यहीं पे गलत है, यहीं पे गलती होता है। आपको कितना मस्त समझा दिए, पूरा पूरा समझा दिए, और हम कह दिए कि स्लोवेस्ट स्टेप को आरडीएस कहते हैं। तुमको सर आप यही बात तो कहे थे, और हम भी वही बात कह, और आप बोले यहीं पे गलत है। यस मेरे भाई, यही गलती, और सब टीचर यही गलती कर देते हैं। एकदम टीचर्स गलती करते हैं मेरे भाई, स्टूडेंट्स का तो छोड़ दो, टीचर्स यहीं पे गलती करते हैं मेरे भाई। आज के बाद से यही लाइन नहीं बोलना है। हम बोले अभी जानबूझ करके बोले थे कि स्लोवेस्ट स्टेप को आरडीएस बोलते हैं, ताकि तुमको पता चले कि फिर गलत कहाँ पे है। अभी फिर बोल रहे हैं कि स्लोवेस्ट स्टेप को आरडीएस लोग बोलते हैं, हम लोग को नहीं बोलना है। समझ आ गया? पहला गलती। अब गलती कहाँ पे है ये जानना बहुत जरूरी है। तो मेरे भाई इसके लिए आपको सीक्वेंशियल रिएक्शन के को वापिस रीड करना पड़ेगा। पीछे वाले का ये तो बड़ा गेम है सर, कि सीक्वेंशियल रिएक्शन को फिर से रीड करना होगा। यस मेरे भाई, तो चलो सीक्वेंशियल रिएक्शन पे आते हैं। केस नंबर 2 पे आओ, नहीं सॉरी, केस नंबर 1 पे आओ मेरे भाई। केस नंबर जहां पे 1 लिखे थे हम लोग, केस नंबर 1, जिसमें K2 जो था वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 था। पेज खोलो अपने कॉपी का, अपने कॉपी में जहां पे लिखे हो उस पेज को खोलो और देखो, वहां पर कुछ स्टेडी स्टेट करके कुछ चीज लिखवाए हैं मेरे में। आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है मेरे में? दिख गया सबको? यस, उस पेज को खोल लो। और अब यहां पे समझना पड़ेगा कि स्लोवेस्ट स्टेप को ही आरडीएस बोलते हैं या नहीं बोलते। सच्चाई क्या है इस बात को जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो जिंदगी भर गलती होता रहेगा मेरे। ठीक है, तो इस बात को जानने के लिए जमे रहे बोर्ड पर। मेरे भाई यहां पर हम कहे थे कि स्लोवेस्ट स्टेप आरडीएस होता है, स्लोवेस्ट स्टेप आरडीएस होता है। तो मेरे भाई उस हिसाब से मेरे पास में 2 स्टेप था, सिंस फील लाइक में लिखा हुआ है नीचे में, यहाँ पे 2 स्टेप्स था। एक ये स्टेप था, एक स्टेप ये था। तो मेरे भाई आपको आपको क्या लगेगा? आपको क्या, अगर हम आपसे पूछते कि इसमें बताओ कि इसमें से कौन सा स्लो स्टेप है, कौन सा स्टेप स्लो? अगर तुमसे अभी अभी पूछ ले, अभी एकदम मेरे में जो माइंड में जवाब आ रहा है उसको मुंह से बोल दो एकदम, कोई टेंशन लेने नहीं। हम सिखाने के लिए तुम्हें आए हैं, हम पूछने के लिए नहीं आए हैं। आपको जो भी लग रहा है ना, जो फील कर रहे हैं, बस उसी जवाब को आप चैट पे लिखना, ठीक है? क्योंकि हमको उसी को पार्ट को करेक्शन करना है आपका। ए से आई बना और आई से पी बना। मेरे भाई इसमें कौन सा स्टेप तुम्हें आरडीएस लग रहा है या नहीं उससे मतलब नहीं है या नहीं उससे मतलब नहीं, बस आपको लग कौन सा रहा है। A to I वाला, यस, सबको यही लग रहा होगा, फर्स्ट स्टेप लग रहा है। यस वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने जवाब दिया कि मेरे भाई फर्स्ट स्टेप जो है वो आरडीएस लग रहा है, सबको लगता है मेरे भाई। क्योंकि आप लोग बोलेंगे सर K2 बहुत बड़ा है, यानी ये बहुत फास्ट स्टेप है, यानी इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट बनना बहुत फास्ट है, और ए से आई बनना वो बहुत स्लो है। हम पूछेंगे बच्चों से कैसे, तो वो बच्चे बोलते हैं कि सर K1 जो है ये बहुत छोटा है, K1 बहुत छोटा है। ठीक है मेरे भाई, तो बिल्कुल आप लोगों ने जवाब जो दिया ना, K1 यही स्टेप आरडीएस है, यानी फर्स्ट स्टेप आरडीएस है, ये बिल्कुल राइट आंसर है। लेकिन मेरे भाई एक स्टेप अब पीछे चलो। पीछे चलने का मतलब, जो अभी थोड़ा देर पहले आप लोग लाइन बोले थे स्लोवेस्ट स्टेप को आरडीएस कहते हैं, अब उस लाइन का हमको क्लैरिटी तो लाना पड़ेगा ना कि आखिर वो लाइन क्यों गलत था। ये लाइन बिल्कुल आपका सही है कि आप कह रहे हो कि K1 छोटा है, तो यहां पर यही स्लोवेस्ट स्टेप हो जाएगा। मेरे भाई ये स्लोवेस्ट वर्ड को आज से हटा दो बोलना, बस यही लाइन को आपको करेक्शन करना है, स्लोवेस्ट बोलना हटा दो। जिसका रेट कांस्टेंट कम होगा वो आरडीएस होगा, जिसका रेट कांस्टेंट कम होगा वो आरडीएस होगा। लेकिन हाँ, स्लोवेस्ट में क्या एरर है? तुम कहोगे सर जिसका K1 कम होगा वो स्लो भी तो होगा। मेरे भाई अगर ये स्टेप स्लो है और ये स्टेप को तुम फास्ट बोलते हो, तो क्या एपियर होने का फर्स्ट फर्स्ट स्टेप जो था वो आप स्लो बोल रहे हो,
और सेकंड स्टेप को फास्ट बोल रहे हो, तो यहाँ पे तो दिखाई दे रहा है कि रेट ऑफ अपीयरेंस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के बराबर है। तो स्पीड कहाँ दोनों का बराबर हो गया स्पीड, यानी दोनों स्लो है या दोनों फास्ट है, दोनों स्लो है या दोनों फास्ट है। यानी मेरे भाई रेट ऑफ अपीयरेंस फर्स्ट स्टेप की वजह से है, डिसअपीयरेंस सेकंड स्टेप की वजह से है। तो इस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है मेरे भाई कि दोनों का स्पीड सेम है, तो दोनों आरडीएस हो जाना चाहिए। स्लो कहाँ है कोई भी, दोनों स्टेप ये तो हमको दिखाई दे रहा है ना मेरे भाई कि दोनों स्टेप बिल्कुल सेम रेट से प्रोसीड हो रहा है और दोनों का स्पीड सेम है, तो दोनों आरडीएस हो जाए, दोनों आरडीएस हो जाए। लेकिन तुम तो अभी कहेगी सर K1 से यहाँ पे देखते हैं तो ये वाला आरडीएस नजर आता है। बस यहीं पे कंफ्यूजन है मेरे भाई, रेट से आपको नहीं बताना है, नाम भले रेट लिखा हुआ है उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, लेकिन आपको के से बताना है। यानी आज के बाद से आप स्लोवेस्ट स्टेप को आरडीएस नहीं बोलेंगे, बल्कि किसको आरडीएस बोलेंगे, एक बार चैट पे लिखो, चैट पे लिखो, ताकि हमको कॉन्सेप्ट पे आपको क्लियर करना बहुत जरूरी था ये लाइन को। किसको आरडीएस कहोगे, जिसका के कम है, यस, जिसका रेट कम है या रेट ज्यादा, रेट से डिटरमिन नहीं होता है मेरे भाई। ऐसे लिखो स्लोवेस्ट स्टेप, मेरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है मेरे भाई। 99% जो आईआईटी का पढ़ाते हैं, आईआईटी के बच्चों को पढ़ाते हैं, वो स्लोवेस्ट स्टेप बोलते हैं, वो जो कि गलत लाइन है। हम आपको अभी प्रूफ दिखला दिया आपको कि रेट बराबर हो जा रहा है, तब फिर आरडीएस कैसे डिफाइन करोगे। तो मेरे भाई तुम तो कहे थे K1 से फिर डिसाइड करेंगे, तो नहीं मेरे भाई, हमेशा के से ही डिसाइड होता है मेरे भाई। के, जिसका के, ऐसे ही लिखो, हिंदी पे ही लिखो, जिसका के, जिसका रेट कांस्टेंट, जिसका के कम हो वही स्टेप आरडीएस होगा, वही स्टेप आरडीएस होगा। ऐसे लिखो हिंदी में, ना कि आप स्लोवेस्ट स्टेप को आज के बाद से बोलोगे, ना कि आज से स्लोवेस्ट स्टेप को बोलोगे, क्योंकि स्लो व्लो कुछ नहीं होता है मेरे में। रेट किस पर डिपेंड करता है, तो रेट के पर भी डिपेंड करता है और कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। तो मेरे भाई रेट, इसीलिए अगर किसी का रेट कांस्टेंट कम है, अगर रेट कांस्टेंट कम है मेरे भाई, लेकिन अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो उसका रेट ज्यादा आ जाएगा, रेट ज्यादा आ जाएगा। यानी रेट दो चीज पर डिपेंड करता है। ये लाइन आपके लिए महा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर स्टार मार्क कर दो 200-400 बार, ठीक है। यानी मेरे भाई रेट जो होता है डिपेंड्स ऑन बोथ के एंड कॉन्सेंट्रेशन, रेट कांस्टेंट और कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। बट आरडीएस स्टेप इज द वन, but rate determining step is the one which rate determining step is the one which has lesser value ऑफ रेट कांस्टेंट। मेरे भाई आरडीएस वो स्टेप होगा जिसका रेट कांस्टेंट का वैल्यू कम हो, ना कि स्लोवेस्ट, क्योंकि स्लो तो कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाएगा तब भी स्लो हो जाएगा, तब भी स्लो हो जाएगा। तो वो उससे स्लो या उससे फास्ट के हिसाब से उसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं करते कहते हैं मेरे भाई। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप उसे कहते हैं जिसका रेट कांस्टेंट कम हो। ये लाइन महा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, आज के बाद से इसको एकदम माइंड में नोट कर लेना। तुमको कोई भी बोले कि स्लोवेस्ट स्टेप को बोलते हैं, उसको बोल देना यस। क्यों, उसको समझाना बड़ा बेवकूफी हो जाएगा मेरे पास, उसको समझाना इम्पॉसिबल जैसे। हम आपको समझा लिए, लेकिन अगर किसी दूसरे को तुम समझाने के लिए बैठोगे ये बात ना, तो नहीं समझेगा मेरे को, नहीं समझ पाएगा, वो अपना ही बात पे सटीक रहेगा। हाँ, और हम बता दिए आपको 99% टीचर्स यही लाइन बोलते हैं, स्लोवेस्ट स्टेप। हाँ, ये भी जान लेना, जो कि सरासर गलत लाइन है, ये लाइन सही है आपका, ठीक है। इसीलिए बहुत सारे लोगों का आईआईटी नहीं हो पाता है, क्योंकि उस लाइन क्लियर नहीं रहता। लाइन में क्लैरिटी 100% होना चाहिए, यानी आप फील करो लाइन को, हर लाइन को फील करना है, ठीक है। जैसे हम सोचते हैं ना मेरे में, वैसे सोचने के लिए सीखो, तब तब आपको मजा आएगा फिर केमिस्ट्री में, ठीक है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हम आपको 10 से 15 मिनट में समझाए, इसी रीजन की वजह से कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो, ठीक है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वो होता है जिसका रेट कांस्टेंट का वैल्यू कम हो जाए, ठीक है। बस इतना ही लाइन बोलना, इसके अलावा कुछ और नहीं बोलना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे मेरे में, अब हम लोग
ऑर्डर निकालने के लिए सीखेंगे, कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर निकालने के लिए सीखेंगे, कैसे हम बता सकते हैं किसी का ऑर्डर। तो मेरे भाई अब हम हेडिंग बनाओ एक छोटा सा इसी पे, रेट लॉ फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, रेट लॉ फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो यहां पर एक लाइन हम लिख रहे हैं, एक लाइन लिखने जा रहे हैं यहां पर, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट शुड नॉट appear, should not appear in the rate law expression, appear in the rate law expression। मेरे भाई आपको इतना ही बात का ख्याल रखना है कि इंटरमीडिएट जो है, इंटरमीडिएट जो है वो एपियर नहीं होना चाहिए रेट लो एक्सप्रेशन, यानी उसको किसी भी तरीके से हटाना होगा, आपको किसी भी तरीके से हटाना होगा। उसके लिए आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन होगा, उसके लिए आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन होगा। बस आपको इतना ही ध्यान रखना कि जब रेट लो एक्सप्रेशन लिखेंगे तो उस पर आपको इंटरमीडिएट नहीं रखना है। सवाल है इंटरमीडिएट कैसे, हमको कैसे पता चलेगा मेरे में इंटरमीडिएट कौन है? तो मेरे भाई वो इंटरमीडिएट यानी जो फाइनल रिएक्शन आपके सामने जो लिखा रहेगा ना, उस एक्सप्रेशन में वो दिखाई ही नहीं देगा। यानी जो फाइनल स्टेप होगा, यानी जो एक ही स्टेप में जो फाइनल रिएक्शन लिखेंगे उस पे वो दिखाई नहीं देता है, वही इंटरमीडिएट होता है, वही इंटरमीडिएट होता है। जैसे अभी एग्जाम्पल के फॉर्म में हम तुम्हें दिखलाते हैं, तुम्हें सब कुछ दिखाई देगा, ठीक है मेरे भाई। हाँ, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जब भी आएगा उसका आपको मैकेनिज्म गिवन होगा। तो मेरे भाई एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 तुम्हारे सामने हम रखने जा रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। एक रिएक्शन है 2NO, 2NO2 प्लस F2 मेरे, 2NO2 प्लस F2 गिवन राइज टू 2NO2F। ये रिएक्शन मेरे भाई गिवन है, ठीक है, इस रिएक्शन गिवन है और इसका मैकेनिज्म जो है मेरे भाई, इसका जो मैकेनिज्म है वो भी आपको गिवन है। बिना मैकेनिज्म अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा, हाँ अगर आपको मैकेनिज्म या कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है तो आप एलिमेंटरी एज्यूम कर लेना। हाँ, इसका मैकेनिज्म क्या दिया हुआ है माय डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैकेनिज्म का पहला स्टेप दिया गया है NO2, NO2 प्लस प्लस F2 रिएक्शन करके यहां पर बनाया NO2F प्लस F बनाया, प्लस F बनाया। और मेरे भाई फिर जो है यहाँ पर NO2 रिएक्शन किया, ये जो F इंटरमीडिएट बना उससे रिएक्शन करके ये NO2F बना लिया। ओवरऑल रिएक्शन को जोड़ो यही मिल जाएगा, NO2 प्लस NO2 2NO2। यहाँ से F और F कैंसल आउट हो जाएगा, ये इक्वल टू की तरह ट्रीट होता है, एरो साइन इक्वल टू की तरह ट्रीट होता है, FF कैंसल आउट हो जाएगा। तो 2NO2 प्लस F2 और 2NO2F मिल जाएगा, यानी ओवरऑल रिएक्शन इसका मैकेनिज्म लिखा हुआ है। यहाँ पर इंटरमीडिएट कौन है, देखिए कौन बता सकता है, चैट पे जवाब दो। यहाँ पर इंटरमीडिएट रिएक्शन के दौरान कौन है, रिएक्शन के दौरान इंटरमीडिएट कौन है, जल्दी बताओ। मैं हलवा सवाल है, जो मेन रिएक्शन में नहीं दिखाई दे वो इंटरमीडिएट। यस, एफ इज इंटरमीडिएट, एफ इज इंटरमीडिएट। अच्छा मेरे भाई आप लोगों को अगर हम कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया, आप क्या बता सकते हो कि फर्स्ट स्टेप का रेट कांस्टेंट कम होगा या सेकंड स्टेप का रेट कांस्टेंट कम होगा, यानी कौन सा स्टेप स्लो होगा? चलो अब थोड़ा सा ब्रॉड फॉर्म में आ जाते तो गलत वाला ही बात, कौन सा स्टेप स्लो होगा कोई बता सकता है जवाब? और बिल्कुल तुम जवाब दे सकते हो, कौन सा स्टेप इसमें स्लो होगा। वैसे एग्जाम में लिखा रहेगा बट फिर भी हम चाहते हैं आपको हम पूछे आपसे। हाँ मीनालिनी, फर्स्ट वाला स्टेप क्यों स्लो लग रहा है आपको, कोई जवाब उसका? आप मुंह से भी बोल सकते हैं, ज्यादा टाइपिंग करने में टाइम लगता है। F2 को, यस वेरी गुड, मजा आ गया मीनालिनी, बहुत अच्छा आपने रिस्पॉन्स दिया। यस ये F2 था, इसका ऑक्टेट कंप्लीट था, यहाँ पे F तुम ऑक्टेट इनकम्प्लीट कर दिए फ्लोरीन का, तो यही स्टेप क्या होगा, स्लो होगा। यानी आपको यहाँ पर हम लिख देते हैं स्लो, स्लो लिख दिए मेरे भाई।
और जाहिर सी बात है एक स्टेप स्लो है तो अगला फास्ट होगा, लेकिन इसका मतलब ये मत समझना स्लोवेस्ट स्टेप है, इसका मतलब है कि रेट कांस्टेंट कम है। ये स्लो का मतलब होता है रेट कांस्टेंट कम है। यही गलती कर देते हैं मेरे बच्चे, यहीं पर गलती कर देते हैं। यहाँ पर रेट कांस्टेंट, इसका K1 नाम दे दे, इसका अगर K2 नाम दे दे, तो यहाँ पर जो है रेट कांस्टेंट K1 का वैल्यू कम है। स्लो का मतलब ये है, स्लो का मतलब तुम सोचो K1 कम है, समझ आया। हाँ, स्लो या फास्ट तो कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड कर जाएगा, रेट जो होता है वो तो डिपेंड कर जाता है कंसंट्रेशन पर भी। इसीलिए स्लो का मतलब आपको समझना है K1 का वैल्यू कम, फास्ट का मतलब आपको समझना है K2 का वैल्यू कम। हाँ मेरे भाई, तो जो स्लो स्टेप हुआ या जिसका रेट कांस्टेंट कम हुआ वही स्टेप आरडीएस होगा, और हमेशा हमेशा यही स्टेप आरडीएस हो गया, ये पता चल गया। यही स्टेप आरडीएस हो गया, तो मेरे में आरडीएस वाले स्टेप से ही रेट एक्सप्रेशन लिखा जाता है, आरडीएस वाले स्टेप से ही रेट एक्सप्रेशन लिखा जाता है। तो रेट जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ चुके हैं, ये एक एलिमेंटरी रिएक्शन है, ये एक एलिमेंटरी रिएक्शन है। तो जो रेट हो जाएगा वो NO2 का पावर 1, क्योंकि यहाँ पे एक ही है, एलिमेंटरी रिएक्शन के लिए सीधा सीधा डिफाइंड होता है रेट एक्सप्रेशन। थ्योरेटिकल रिएक्शन में क्या होता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पावर पे आ जाता है, रिएक्टेंट्स का केवल रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर जो आएगा इसका रिएक्शन का, इसका मतलब इस रिएक्शन का जो है ऑर्डर 2 हो जाएगा। इस रिएक्शन का आपको एग्जाम में निकालने के लिए आएगा। हाँ, आपको आरडीएस स्टेप का ही लिखना होता है, और अगर यहाँ पर अब चेक करना होगा कि यार ये ऑर्डर 2 लिखे वो सही है या गलत है, तो आपको यहां से मिलाना पड़ेगा। क्या ऐसा तो नहीं हुआ कि रेट एक्सप्रेशन में कोई इंटरमीडिएट आ गया, तो मेरे भाई यहां पर इंटरमीडिएट था एफ, यहां पर इंटरमीडिएट था एफ, तो यहां पर इंटरमीडिएट अपियर नहीं हुआ। मतलब जो भी आया है वो बिल्कुल सही सही जवाब आया है, इस पे रत्ती भर भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाओगे तो सिंस फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंगली तुम लिखे हो, तो यहां पर क्या लिखोगे, K1 NO2 का NO2 इंटू F2 लिखोगे, K1 NO2 इंटू F2 लिखोगे, तो मेरे भाई ऐसे लिखा जाएगा। हाँ, और भी कैसे लिख सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन को, तो मेरे भाई -1/2 DNO2 अपॉन dt, या 1/1 DF2 अपॉन dt माइनस साइन के साथ, या 1/2 DNO2 अपॉन 1/2 DNO2F अपॉन dt भी लिख सकते हो रेट की जगह पे, तो कुछ भी लिखा जा सकता है मेरे में, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो रेट लिखते थे, यानी रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते थे मेरे में, अगर इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो ऐसे लिखते थे ना, -12 स्टार्टिंग में DNO2 अपॉन dt इक्वल टू मेरे भाई 1/1 माइनस साइन के साथ DF2 अपॉन dt इक्वल टू मेरे भाई 1/2 DNO2 अपॉन रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस जहां पे पढ़ रहे थे, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइड दे दो, यही रेट ऑफ रिएक्शन है, यही होगा K1 NO2 इंटू F2 हो जाएगा। तो मेरे भाई कुछ नहीं है, रेट की जगह पे इसको भी किसी को भी पुट कर सकते हो, डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बस इतना ही बात ध्यान रखना है कि रेट एक्सप्रेशन अब आरडीएस स्टेप से लिखेंगे। दूसरा काम, आपको इंटरमीडिएट उस पे नहीं आना चाहिए, अगर आ गया तो उसको कैसे भी करके आपको हटाना है, उसको कैसे भी करके आपको हटाना है, बस यही है मेरे भाई बात। तो हम आपके सामने एक प्रश्न रख रहे हैं जिसपे आपको दिमाग लगाना है, और हमको ऑर्डर बताइएगा रिएक्शन का, ठीक है, ऑर्डर बताइएगा रिएक्शन को, आपको अच्छा लगेगा। हलवा सवाल है मेरे भाई, निहायत ही आसान आपके लिए है ये क्वेश्चन। 3O2, ठीक है मेरे भाई, इसका मैकेनिज्म आपको गिवन है, इसका मैकेनिज्म गिवन है आपको, हाँ मैकेनिज्म आपको प्रॉपरली गिवन होगा, आपको लिखना नहीं है। माय डियर स्टूडेंट, एक बार हमको बता कि ऑडियो एंड वीडियो बिल्कुल क्लियर है ना आप लोग के, या थोड़ा बहुत कट वट रहा है? बिल्कुल क्लियर है, वेरी गुड मेरे भाई, ठीक है। तो ब्लर आ रहा है क्या? क्लियर है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका मैकेनिज्म हम तुम्हारे सामने लिख रहे हैं, O3 गिवन राइज टू O2 प्लस O। हाँ, यहाँ पर आपको देख करके पता चल जाना चाहिए कि यही स्टेप आरडीएस होगा, क्योंकि यहाँ पर O बन रहा है, O बनने का मतलब अनस्टेबल हो रहा है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है मेरे भाई,
O3 प्लस O गिवन राइज टू 2O2, यानी पहला वाला स्टेप ही स्लो होगा, इसको K1 लिख दो, इसको K2 लिख दो और इसके नीचे स्लो लिख दिए। हाँ मेरे पास स्लो लिख दिए तो अगला फास्ट हो जाएगा, अगला फास्ट हो जाएगा अपने आप। केवल एक में भी स्लो लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो अपने आप अंडरस्टूड है। तो आप इसका हमको रेट बताएं कि रेट क्या होगा, जल्दी से बताएं मेरे भाई, निहायत ही आसान है, हर कोई बच्चा बच्चा जवाब दे सकता है। ऑर्डर क्या आएगा, जल्दी से बताओ, ऑर्डर क्या आएगा मेरे भाई। बहुत ही आसान प्रश्न हम पूछे हैं तुम लोग से और सब कोई जवाब दे सकता है। ऑर्डर बताओ इसका। हमें तो लगता है ऐसा कि पेन भी आपको चलाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर पेन भी चलाने की जरूरत नहीं, आप सीधा जवाब दे सकते हो। आप सीधा जवाब दे सकते हो मेरे में। बताओ मेरे भाई, जल्दी। सर चार्ट में लिख दिया है सब कोई। अच्छा हाँ, 111, ठीक है, वेरी गुड। ऑर्डर अदनान बोल रहा, ऑर्डर टू। मेरे भाई मार खाने का मन है क्या? मेरे भाई आरडीएस स्टेप से रेट को डिफाइन करते हैं, तो रेट इक्वल टू K1 और O3। अब मेरे पास बस इतना ही है, अब चेक करना पड़ेगा क्या इस रिएक्शन को चेक करो, क्या इंटरमीडिएट आ गया तो नहीं, केवल O3 था, O3 आया है, तो यहाँ पे O3 का पावर कितना है इस रिएक्शन में, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो ऑर्डर 1 हो जाएगा, ऑर्डर 1 हो जाएगा मेरे। बस इतना ही तो करना था, ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। आ, एक क्वेश्चन और ले लो। ये एग्जाम्पल हम आपके सामने बहुत पहले रखे थे, स्टार्टिंग में जब चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे थे। 2NO प्लस O2 गिवन राइज टू 2NO2, इसका मैकेनिज्म वहां पे भी लिखे थे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मेरे भाई इसका मैकेनिज्म जो है NO 2NO गिवन राइज टू N2O2 बनाता है मेरे भाई। हाँ तुम कहोगे डबल एरो क्या है मेरे भाई, सिंस आपको इक्विलिब्रियम का एक दिन कॉन्सेप्ट दिए थे, वहां पे यूज करना होगा। और मेरे भाई ये N2O2 जो होता है ये O2 के साथ में रिएक्शन करके NO2 बना देगा, हाँ 2NO2 बना देगा, यानी दोनों रिएक्शन को जोड़ दो तो N2O2 एक इंटरमीडिएट है और वो कैंसल आउट हो जाता है, तो जोड़ेंगे तो फाइनली यही रिएक्शन मिल रहा है, बिल्कुल सही है। हाँ अब तुमको स्लो कौन है फास्ट कौन है, तो मेरे भाई यहां पर ऐसा लिख देते हैं K1, और ये देखो जैसे के फॉरवर्ड था ना, के फॉरवर्ड को K1 लिखे हैं, के फॉरवर्ड याद है कि हम लोग पढ़े थे केमिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट जब रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ा रहे थे, तो के फॉरवर्ड को K1 लिखे हैं, बैकवर्ड को KB लिखते थे, तो यहां पर ऐसे भी लिखा जाता है बैकवर्ड को K-1। अगर अगर K2 लिखते हैं तो K-2 लिख देते, इसका मतलब क्या है, बैकवर्ड है, K-1 का मतलब बैकवर्ड का है, इस तरीके से भी लिखा जाता है मेरे। तुमको अगर मेरा मर्जी सर हम KF अपॉन KB भी तो लिख सकते थे, यहाँ पे लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। हाँ लेकिन सवाल है आपको एग्जाम में कैसे दिया गया उस पर डिपेंड करता है। और इसके नीचे मेरे भाई लिखा हुआ है स्लो, तो ऊपर वाला जाहिर सी बात है फास्ट होगा, ऊपर वाला जाहिर सी बात है फास्ट होगा, और किसी एक स्टेप में स्लो लिखा हुआ इसका मतलब वो अंडरस्टूड है कि बाकी सारे स्टेप्स जो है वो फास्ट स्टेप्स है। अब है सवाल कि हम बोले थे कि आरडीएस स्टेप से रेट को डिफाइन करना, ये एग्जांपल हम बताएंगे मेरे, हम क्या बताए थे आपको, आरडीएस स्टेप से रेट को डिफाइन करना है, तो रेट इक्वल टू यहाँ पे कैसे लिखते, K2 इंटू N2O2, जिसमें स्लो लिखा हुआ है उसको देखना है, स्लो का मतलब K2 का वैल्यू कम है, तो मेरे भाई ये लिख दिया, ये रेट होगी एक्सप्रेशन। लेकिन खुद सोचो क्या रिएक्शन में ये N2O2 कहीं पे भी इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है मेरे भाई, तो तुमको सर नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब तुमको इस N2O2 को हटाना होगा, N2O2 को हटाना होगा। तो N2O2 को हटाने के लिए आपको पहला रिएक्शन गिवन है, N2O2 को हटाने के लिए आपको पहला रिएक्शन गिवन है, याद है मेरे भाई के इक्विलिब्रियम डिफाइन किए थे, के इक्विलिब्रियम जो होता है वो K1 अपॉन के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड होता है,
के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड होता है, और इक्वल टू प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, और पीछे पलट के देखो और वहां पर ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पावर पे रहता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पावर पे रहता है। के इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन में देखो आपको दिखाई देगा। अब सिंस N2O2 को हटाना है मेरे भाई, तो इसको इधर ले जाओ। K1 और K-1 एक कांस्टेंट होता है, रेट कांस्टेंट होता है, वो केवल टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो N2O2 को कैसे लिखेंगे मेरे भाई? K1 अपॉन K-1 इंटू NO का पावर 2 लिखेंगे। हाँ, इसको ले जा करके यहाँ पे पुट कर दो। अब पुट करो तो अब तुम्हारा इंटरमीडिएट गायब हो जाएगा। यानी अगर कभी भी ऐसा होगा ना, तो पक्का इक्विलिब्रियम में उसके पहले के स्टेप्स दिए रहेंगे आपको। तो K2 इंटू K1 इंटू K-1 एक नया कांस्टेंट बन जाएगा। N2O2 की जगह पे NO का पावर 2 लिख दो, और O2 था O2 लिख दो। यानी ओवरऑल ऑर्डर 2 + 1 3 आ जाएगा। यहाँ पे भी पावर 1 है, तो यहाँ पर ओवरऑल ऑर्डर इस रिएक्शन का कितना आ गया मेरे भाई? 2 + 1 = 3 आ गया। सबको समझ आया? यस या नो एक बार चैट पे रिप्लाई करो हमें। ठीक है, हाँ, तो इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं मेरे में, इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो ये हम हर टाइप के आपको क्वेश्चंस करा दिए, हम हर टाइप के क्वेश्चंस करा लिए। तो याद रखना कि कभी भी इस टाइप का रहे कि इंटरमीडिएट अपियर हो रहा है, तो आपको उसके ऊपर वाले स्टेप्स आपको इक्विलिब्रियम में दिखाई देंगे, इक्विलिब्रियम में दिखाई देंगे। ठीक है, तो आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट तुमको ऑर्डर जब भी रिएक्शन मैकेनिज्म गिवन हो तो आप निकाल सकते हो। अच्छा मेरे पास एलिमेंट्री रिएक्शन रहेगा तो कैसे लिखोगे, ऑर्डर कैसे डिफाइन करोगे? सीधा बोल दोगे देख करके रिएक्टेंट्स को, या फिर उसके लिए कुछ मैकेनिज्म होगा? क्या लगता है तुम्हें, क्या लगता है तुम्हें? डायरेक्टली देख के बता सकते हो या फिर उसके लिए भी मैकेनिज्म होता होगा? डायरेक्टली उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ही क्या हो जाते हैं, उसके ऑर्डर हो जाते हैं। सम ऑफ द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या हो जाता है? ऑर्डर हो जाता है मेरे में। तो आई होप ये लाइन बिल्कुल क्लियर है आपको अच्छे तरीके से, ये जितना भी चीज समझाए हम। अब एक नया टर्म आपके सामने इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, मॉलिक्यूलैरिटी। अब एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं आपके सामने, मॉलिक्यूलैरिटी। निहायत ही आसान टॉपिक है। तो पहले तो हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे, पहले तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे मेरे भाई, ठीक है, मॉलिक्यूलैरिटी का। और उसके बाद फिर हम कोई और बात करेंगे। तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है? मॉलिक्यूलैरिटी इज डिफाइंड एज, या मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूलैरिटी इज डिफाइंड एज जो एनसीईआरटी पे लिखा गया उसको हम पहले लिख रहे हैं, सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, sum of stoichiometric coefficient of reactants in an elementary in an elementary reaction। हाँ मेरे भाई, ये केवल एलिमेंटरी यानी किसी एक पार्टिकुलर स्टेप के लिए ही डिफाइंड होता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के मैकेनिज्म में बहुत सारे एलिमेंटरी स्टेप होते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के स्टेप्स जो होते हैं मेरे, ईच स्टेप्स आर एलिमेंटरी। लेकिन ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक कॉम्प्लेक्स है, वो एलिमेंटरी नहीं है, लेकिन उसके जो मैकेनिज्म के स्टेप्स है वो सारे के सारे एलिमेंटरी होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? एलिमेंटरी होते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो मॉलिक्यूलरिटी डिफाइंड होता है सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स इन एन एलिमेंटरी रिएक्शन। मेरे भाई तुम कहोगे सर आप समझा क्यों नहीं रहे इसको? मेरे भाई अभी हम समझा नहीं सकते इसको, बस ये तो ये रट्टा मारने वाला है ये, लेकिन इसका हम समझाने वाला पार्ट अभी हम करेंगे। हाँ, इसको ऐसे फील नहीं ले सकते, फील लेने वाला बताएंगे। ये पहले तो समझो कि क्या कह रहा है मॉलिक्यूलरिटी। मेरे भाई इधर हम एलिमेंटरी रिएक्शंस लिख रहे हैं, एलिमेंटरी रिएक्शंस यानी वो सिंगल स्टेप रिएक्शन होगा। और इधर हम मॉलिक्यूलरिटी लिखेंगे, इधर हम मॉलिक्यूलरिटी लिखेंगे मेरे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे में एक कोई रिएक्शन हुआ जिसमें ए से P1 बना, ए रिएक्टेंट लिए और उससे कुछ प्रोडक्ट बना P1। तो यहाँ पे रिएक्टेंट्स का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जोड़ देना है। तो केवल एक ही रिएक्टेंट है तो 1, तो मेरे भाई इसका मॉलिक्यूलरिटी 1 हो जाएगा। और इसको अंग्रेजी में यूनिमॉलिक्यूलर भी कहा जाता है, इसे अंग्रेजी में यूनिमॉलिक्यूलर भी कहा जाता है। यूनि का मतलब 1 और मॉलिक्यूलर का मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई? मॉलिक्यूलरिटी, यानी एक मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल।
समझ में? हाँ, ये केवल एलिमेंटरी रिएक्शन के लिए ही डिफाइंड है। जो भी हम रिएक्शंस लिख रहे हैं वो एलिमेंटरी ही लिखेंगे हम आपके सामने। यहाँ पे 2A है, कोई दूसरा रिएक्शन है जिसमें A का 2 मॉलिक्यूल्स लग रहा है, प्रोडक्ट कुछ और बन रहा है, कुछ प्रोडक्ट और बन रहा है, तो इसका मॉलिक्यूलरिटी मेरे भाई 2 कहलाएगा, क्योंकि सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 2 है। 2 है। और तुमको फिर आपसे बोलते जा रहे हो, फील नहीं आ रहा, क्या मतलब है? फील वाला मतलब बताएंगे हम। इसको हम लोग बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर। क्या बोलते हैं? बाई मॉलिक्यूलर। अगर किसी का मॉलिक्यूलरिटी 2 आ जाए तो उसको हम बाई मॉलिक्यूलर कहते हैं। मेरे भाई ऐसा भी रिएक्शन हो सकता है 2A प्लस बी गिवन राइज टू कुछ तीसरा प्रोडक्ट P3 बनता होगा, ये भी एक एलिमेंटरी रिएक्शन है। तो कोई बताएगा इसका मॉलिक्यूलरिटी कितना है? कोई बताएगा इसका मॉलिक्यूलरिटी कितना है? बोलो। यस, इसका मॉलिक्यूलरिटी 3 है, और इसको हम लोग बोल देंगे ट्राई मॉलिक्यूलर या टर मॉलिक्यूलर भी बोला जाता है, ट्राई मॉलिक्यूलर। लेकिन सवाल है, ये सब लिखने के लिए, मॉलिक्यूलरिटी बताने के लिए तो सीख गए हम लोग, बताने के लिए, लिखने के लिए सब सीख गए, लेकिन मतलब क्या है? हम इसको सब सोचेंगे कैसे कि मॉलिक्यूलरिटी मतलब क्या है? तो मेरे पे जो हम लाइन अब लिखेंगे उससे तुमको तुरंत फील आ जाएगा। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी इज, अब तुमको फील आएगा मेरे पे। अब फीलिंग वाला पार्ट पढ़ा रहे हैं, इसे मन की आंखों से देखना। मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू the number of molecules कोलाइडिंग। ये लाइन एनसीईआरटी पे नहीं लिखा गया, ऊपर वाला ही लाइन एनसीईआरटी में लिखा गया, अपने तरफ से हम लिख रहे हैं ताकि आप समझ सको। मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली। हाँ, कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली इसका मतलब क्या है अब समझाते हैं मेरे। तुमको समझ में वैसे आने लगा होगा मेरे भाई। कितने सारे मॉलिक्यूल एक साथ में कॉलिजन कर रहे हैं? हम तुम्हारे सामने भी इस लाइन को भी छोड़ दो, हम एक इसके तुम्हारे सामने के रियल सिचुएशन क्रिएट करते हैं मेरे भाई। लेट से एक कंटेनर में NaOH पड़ा हुआ है और एक कंटेनर में HCl पड़ा हुआ है। तो बताओ, अलग अलग कंटेनर में दोनों है, एसिड अलग में है, बेस अलग में है, क्या रिएक्शन होगा दोनों के बीच में? कुछ प्रोडक्ट बनेगा? यस या नो, बस इतना ही बोलना है। नहीं बनेगा। तो सवाल है कब बनेगा? सवाल है कि कब बनेगा? दोनों को मिक्स करने पर, दोनों को मिक्स करने पर कुछ बनेगा। तो यस, जवाब है कि यस, जब मिक्स कर दीजिएगा सर तो बनेगा, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनेगा। यही जवाब आएगा आपके माइंड में। इसका मतलब अलग अलग कंटेनर्स में प्रेजेंट था तो कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा था, लेकिन जैसे ही तुमने मिक्स कर दिया तो क्या हो गया? प्रोडक्ट बनने लगा। इसका मतलब मेरे भाई कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड किए, और कोलाइड करने के बाद कुछ ना कुछ प्रोडक्ट मिला, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट मिला। यानी मेरे भाई जितने सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ में कोलाइड करेंगे वही मॉलिक्यूलरिटी, एक साथ साइमल्टेनियसली। मेरे भाई इस लाइन सब का मतलब है कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली। एक साथ में कितना लोग कोलाइड कर रहे हैं मेरे भाई? यूनिमॉलिक्यूलर में उतना ज्यादा फील नहीं आएगा आपको, बाई मॉलिक्यूलर में समझ में आएगा। इसका मतलब है कि एक साथ में 2A के मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, यानी A के 2 मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली कोलाइड करके P2 बना रहे हैं। इसका मतलब जितने सारे मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं ना, वही मॉलिक्यूलरिटी होता है। इसमें 2A के कोलाइड कर रहे हैं और मेरे भाई एक B के कोलाइड कर रहे हैं, और ये तीनों साइमल्टेनियसली कोलाइड कर रहे हैं। दैट्स वाई ये ट्राई मॉलिक्यूलर है। दैट्स वाई ये ट्राई मॉलिक्यूलर है। तो मॉलिक्यूलरिटी होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली। हाँ मेरे भाई, अब अगला हम लाइन लिखने जा रहे हैं। मॉलिक्यूलरिटी जो है नहीं डिफाइंड है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। ये बुक्स पे लाइन लिखा रहता है, मॉलिक्यूलरिटी इज नॉट डिफाइंड फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मेरे भाई इसको बता पाना मुश्किल होता है, क्योंकि साइमल्टेनियस कॉलिजन चाहिए हमें। हमें क्या चाहिए? साइमल्टेनियस कॉलिजन। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे भाई इसमें क्या हुआ, इसका अगर रिएक्शन को देख के तो ऐसा लग रहा है कि इसका मॉलिक्यूलरिटी 3 हो जाएगा, लेकिन ये तो 3 नहीं है मेरे भाई। ये पहले होगा, पहले NO मॉलिक्यूल्स कोलाइड करके N2O2 बनाएंगे,
अब मेरे भाई साइमल्टेनियस तो खत्म हो गया यहीं पे ना। अब ये N2O2 के साथ में कॉलिजन होगा, इसके साथ में जो इतना सारे कोलाइड करते वो मॉलिक्यूलरिटी होता। तो मेरे भाई ये पार्टिकुलर स्टेप एलिमेंटरी, यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी 2 हो जाएगा, इस स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी 2 हो जाएगा। लेकिन अगर पूछोगे टोटल ओवरऑल रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा, तो नहीं बता सकते। साइमल्टेनियस कॉलिजन कहाँ हो रहा है, ये NO अलग कोलाइड करके N2O2 बनाया, फिर N2O2 जो बना वो किसी और के साथ में बाद में कोलाइड किया, साइमल्टेनियसली कोलाइड नहीं किया है। तो साइमल्टेनियसली जितना लोग कोलाइड करेगा दैट इज मॉलिक्यूलरिटी। ये मॉलिक्यूलरिटी का मतलब ये होता है, ऐसे फील करो इसे। मेरे भाई जो बातें हम कह रहे हैं क्या समझ में आ रहा है, या सब ऊपर से पार हो रहे हैं? हाँ, लाइंस बहुत एकदम ऐसा ऐसा लाइंस कह रहे हैं मेरे में, जो आपके माइंड में सीधा जाना चाहिए, और यही यही आपके सोच बन जाना चाहिए आज के बाद से, कि मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है एक साथ कितने सारे मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे। तो ये सबको पॉइंट वाइज लिखते चलो मेरे में, पॉइंट नंबर 1 कर दो, इसको पॉइंट नंबर 2 कर दो, ठीक है। मेरे भाई पॉइंट नंबर 3 बात करने जा रहे हैं तुम्हारे सामने, पॉइंट नंबर 3 बात कर। मेरे भाई ऐसा सोचो ना कि जैसे क्या होता है कभी कभी, मेरे भाई बचपन में हम लोग ऐसा एक खेल खेला करते थे, क्या पता आप लोग खेले हो कि नहीं खेले हो। मेरे भाई आंख में एक पट्टी बांध देते थे और दौड़ते थे सबको, या बोलते थे पकड़ो। ऐसा कभी खेल खेले हो क्या? हाँ मेरे भाई, तो इसमें कभी कभी चोट लग जाता था मेरे भाई, कभी गलत जगह पे टक्कर हो गया ना तो चोट, बहुत जोर से चोट लग जाता था, सीधे सर पे चोट लगता था, ऐसा होता था। क्या पता आपको कभी चोट लगा है, यानी पीछे वाले कहे हम तो ग्राउंड में खेलते थे सर, चोट नहीं लगा था। ऐसा भी हो सकता है, छोटा जगह पे खेलने पे चोट लग जाता था मेरे, क्योंकि पता नहीं चलता कि हम किधर दौड़ रहे। बहुतों को फीलिंग होता है कि हम किधर दौड़े, पता चलता है डायरेक्शन, तो उसको चोट नहीं लग सकता है। लेकिन अगर कोई छोटा जगह पे खेल रहा है और मेरे भाई वहां पे टक्कर होने का चांसेस रहता है। तो मेरे में ऐसा सोचो ना कि मॉलिक्यूल्स की तो आंखें नहीं होगी, वही पट्टी बंधा हुआ है सबका, और मान लो 3-4 मॉलिक्यूल्स या 3-4 लोग आप लोग दौड़ रहे हो, तो मेरे में एक साथ मैक्सिमम कितना कोलाइड कर सकते हो? तुम कह सकते हो सर मैक्सिमम तो सर मान लीजिए 10 लोग हम लोग एक साथ खेल रहे थे, तो 10 के आंखों में पट्टी बंधा हुआ था, तो 10 एक बार में कोलाइड कर। तो ऐसा लेकिन नहीं होता है मेरे, अगर तुम खुद सोचो। यानी ये तो हम लोग सोच सकते हैं, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये है, लेकिन क्या रियल में इतना अचीव हो पाता है कि 10 के 10 कोलाइड एक ही साथ कर ले? ये इम्पॉसिबल जैसा होता है। तो उसी तरीके से ना मेरे में मॉलिक्यूलरिटी जो है, यह 3 मॉलिक्यूल साथ में कोलाइड कर जाते हैं आसानी से, ऐसा देखा जाता है कि 3 मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर जाते हैं आसानी से एक साथ में, साइमल्टेनियस बात हो रहा है, एक साथ में कॉलिजन, साथ में बात हो रहा है। कॉलिजन होगा, बहुत सारा कॉलिजन हो सकता है, लेकिन साथ में कितना लोग कोलाइड कर रहे हैं? तो मेरे में मैक्सिमम देखा जाता है कि जनरली 3 मॉलिक्यूल्स ही साथ में कोलाइड करते हैं, 3 से ज्यादा कोलाइड बहुत रेयरली करते हैं। यानी मेरे भाई मॉलिक्यूलरिटी मॉलिक्यूलरिटी ग्रेटर देन मॉलिक्यूलरिटी ग्रेटर देन 3, मेरे भाई 3 से बड़ा, मॉलिक्यूलरिटी ग्रेटर देन 3, इसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। प्रोबेबिलिटी इज वेरी लेस, प्रोबेबिलिटी इज वेरी लेस, प्रोबेबिलिटी इज वेरी लेस। मेरे भाई 2015 जिस साल हम जेई मेंस का एग्जाम लिख रहे थे, उसमें ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, फिर से भी आ सकता है जेई मेंस में, कि मेरे भाई 4 मॉलिक्यूल्स कोलाइड एक साथ बहुत कम कर सकते हैं, यानी उसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा, यानी एक साथ में 4 मॉलिक्यूल्स कोलाइड करने का प्रोबेबिलिटी, हाँ रिपीट भी होता है मृणालिनी, रिपीट भी होता है, ठीक है। ध्यान रखना, क्या है कि अब एग्जाम ऑनलाइन जब से हुआ है, तो नंबर ऑफ पेपर्स बहुत ज्यादा बनाना होता है, तो रिपीट कर जाता है। मतलब हर पेपर में आपका प्रीवियस अगर 10 साल का सवाल बना लो, तो उसमें से 2-3 क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट में मिला करके रिपीट कर जाता है हर पेपर में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो मे भी कभी ना कभी ये क्वेश्चन रिपीट कर जाए। तो मॉलिक्यूलरिटी ग्रेटर देन 3 क्या होता है, इसका पॉसिबिलिटी बहुत कम है, यानी 3 हो सकता है, लेकिन 4 अगर हम पूछेंगे कि 4 मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली कोलाइड करे, तो उसका चांसेस ना के बराबर बहुत रेयरली होता है, ठीक है। यानी कि लिख लो ऐसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली, कोलाइडिंग
साइमल्टेनियसली इज वेरी लेस, इज वेरी वेरी लेस लिखो, ज्यादा अच्छा है, बहुत ही कम है, ना के बराबर है, एकदम ना के बराबर है। अच्छा मेरे भाई मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शन हो सकता है क्या? 2/3, 1.5, 2.5, इस टाइप का हो सकता है क्या? क्या लगता है तुम्हें? नहीं हो सकता है, क्योंकि भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आधा थोड़ी ना होगा, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आधा थोड़ी हो सकता है, तो मत सेंसलेस हो जाएगा। तो इसका मतलब मेरे भाई एक अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे सर, 4 पॉइंट्स अभी तक लिखे, 4 पॉइंट लिखे, शायद 3 लिखे हैं मेरे भाई, 3 पॉइंट्स हुआ है, चौथा पॉइंट। ठीक है, तो मॉलिक्यूलरिटी, अच्छा निगेटिव भी नहीं हो सकता है, मॉलिक्यूलरिटी जो है, मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी कांट बी फ्रैक्शन, मेरे भैया फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, निगेटिव नहीं हो सकता है, जीरो भी नहीं हो सकता है। मेरे भैया ये ऐसा है कि कोई भी मॉलिक्यूल्स कोलाइड ना करे और प्रोडक्ट बन जाए, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, निगेटिव नहीं हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता। लेकिन मैं यहीं पर ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर कैन बी पॉजिटिव, ऑर्डर रिएक्शन का जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऑर्डर जो होता है ये कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, निगेटिव, फ्रैक्शन और जीरो। इवन ऑर्डर जो है एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, और मॉलिक्यूलरिटी जो है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो अगला पॉइंट में लिख रहे हैं, मोलिक्यूलरिटी इज थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, मेरे भैया थ्योरेटिकली है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट डिफाइंड ओनली फॉर, कॉमा दे करके लिखना, डिफाइंड ओनली फॉर एलिमेंटरी रिएक्शन। मेरे भैया केवल एलिमेंटरी रिएक्शन के लिए डिफाइंड है, केवल सिंगल स्टेप के लिए डिफाइंड है। लेकिन ऑर्डर जो है ये एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, ये थ्योरेटिकली नहीं आया है, ये एक्सपेरिमेंट, इसीलिए मेरे भाई वेरी कर जाता है, एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट and is defined for both, and is defined for both elementary as well as complex reaction, as well as complex reaction। तो मेरे भाई ये जो ऑर्डर होता है वो कॉम्प्लेक्स के लिए भी डिफाइंड है, और मेरे भाई एलिमेंटरी के लिए भी डिफाइंड होता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए डिफाइंड नहीं होता। ये सब अंडरस्टूड बातें हैं मेरे भाई, कोई बड़ा बात नहीं है, आपको ये सारा लाइन समझ में आ रहा होगा। मेरे भाई एक आपके सामने हम लिखने जा रहे हैं, एक एग्जाम्पल तुम्हारे सामने 6 नंबर पॉइंट पे पुट कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल पुट कर रहे हैं तुम्हारे सामने। मेरे भाई PCl5 गिवन राइज टू PCl3 प्लस Cl2, और ये एक एलिमेंटरी रिएक्शन है, ये एलिमेंटरी रिएक्शन है मेरे भाई, ये एक एलिमेंटरी रिएक्शन है। इसका बताओ ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी बताओ तो जल्दी से क्या क्या है। पहले ऑर्डर लिखना, फिर कॉमा देकर के मॉलिक्यूलरिटी लिखना, दोनों लिखना है आपको, ऑर्डर लिखना है और मॉलिक्यूलरिटी लिखना है, ऑर्डर लिखना है और मॉलिक्यूलरिटी बताना है इस रिएक्शन का। मेरे शाबाश मिलानी, गलत है, और 1-1 अनीशा का जवाब सही है मेरे भाई। ऑर्डर भी 1 है, यही स्टेप RDS होगा, तो इसका पावर 1 है तो ऑर्डर भी 1 हो गया, यही स्टेप RDS है, यही सब कुछ है, एवरीथिंग। समझ आया? तो मॉलिक्यूलरिटी केवल एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है तो एक हो जाएगा, प्रोडक्ट को थोड़ी देखना होता है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाते हैं। समझ आया मेरे भाई? यहीं पे ये तो समझ में आ गया मेरे भाई। इस रिएक्शन को एग्जाम्पल नंबर 1 कर दो, एग्जाम्पल नंबर 2, इस रिएक्शन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे मेरे भाई, तो क्या अब मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर बदल जाएगा क्या? इसका मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर बदल जाएगा क्या? 2Cl2 भी हो जाएगा, 2Cl2 भी हो जाएगा। क्या इसका ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी बदल जाएगा या सेम रहेगा? क्या लगता है, क्या लगता है मेरे में? क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, अभी तक आया नहीं है, आगे आने वाला फ्यूचर क्वेश्चन है ये। इसका मॉलिक्यूलरिटी बताएं, ऑर्डर बताएं, तो क्या हो जाएगा? सेम रह जाएगा दोनों चीज, क्या हो जाएगा? या कॉमा दे के लिख दो, ऑर्डर क्या हो जाएगा और मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगा? कोई जवाब नहीं,
तो जो मन में आ रहा है गलत होगा सही सेम रह जाएगा। यस मेरे भाई, ऐसा थोड़ी है किसी को तुम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऑर्डर वॉर्डर बदल जाए, क्योंकि इसका ये था, ये मेरे भाई एलिमेंटरी था, ये एलिमेंटरी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कल होगा तुम 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या ऑर्डर फुल बोल दोगे उसका आकर के? ऐसा पॉसिबल है क्या सेम रिएक्शन को? नहीं मेरे भाई, ये दो रिएक्शन को जोड़ दिया गया है, तो ये ना एलिमेंटरी है ना कॉम्प्लेक्स है। अगर कोई बोलेगा ये एलिमेंटरी है या कॉम्प्लेक्स है, तो मेरे भाई ये दोनों में से कोई नहीं है। क्या है कि एलिमेंटरी, आपका ध्यान रखना है, एलिमेंटरी में मिनिमम इंटीग्रल कोफिशिएंट से मल्टीप्लाइड होगा। एलिमेंटरी रिएक्शन में आपको ध्यान रखना है मिनिमम से होगा, ये केवल एक बैलेंस्ड रिएक्शन कहा जाएगा, इसको आप जैसे भी बैलेंस्ड कर दो। तो ध्यान रखना, वाइल फाइंडिंग, लिखो एक लाइन, वाइल फाइंडिंग, वाइल फाइंडिंग, जब भी आप फाइंड कर रहे होंगे ऑर्डर या मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर या मॉलिक्यूलरिटी, रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड, मस्ट बी बैलेंस्ड विथ मिनिमम इंटीग्रल कोफिशिएंट। हाँ इंटीग्रल, सारे इंटीग्रल होने चाहिए, मिनिमम इंटीग्रल कोफिशिएंट्स मेरे भाई, मिनिमम सारे के सारे, एक भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, सारे के सारे इंटीग्रल कोफिशिएंट मिनिमम होने चाहिए। यहाँ पे 2 कॉमन निकाला जा सकता है, समझ आया? तो आप जब भी ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी निकाल रहे हो एग्जाम में जानबूझ के आपको यहीं पे फंसाएगा, हम गारंटी देते हैं। फ्यूचर क्वेश्चन जेई का है, फ्यूचर क्वेश्चन आपको जानबूझ के बैलेंस दूसरे तरीके से दे देगा, आप खुशी खुशी मॉलिक्यूलरिटी मान के चले आएंगे 2 कि सर 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व था। नहीं, आप चेक कर लेना कि बैलेंसिंग सही ढंग से तो है, यहाँ पे 2 कॉमन तो नहीं निकल सकता था, चेक कर लेना। ये फ्यूचर क्वेश्चन है मेरे भाई, जेई मेंस का, मेंस पे आएगा, एडवांस पे भी आ सकता है, मे भी पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन एडवांस का पॉसिबिलिटी कम है, ठीक है। ये बात एकदम क्लियर समझ में आया होगा, ठीक है, आई होप अच्छे तरीके से। किसी को रत्ती भर भी डाउट है तो मेरे भाई पूछ सकते हो। 7th नंबर पॉइंट मेरे भाई, फॉर एलिमेंटरी रिएक्शन, एलिमेंटरी रिएक्शन ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी बराबर होता है, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी बराबर होता है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, इसका वैल्यू बराबर आएगा एलिमेंटरी, यानी जिस पे भी मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन करेंगे उस स्टेप का ऑर्डर भी वही हो जाएगा, ठीक है। बस ये सारी बातें थी मेरे भाई, जो कि हम बात किए तुम्हारे सामने, तुम्हारे सामने हम बात रखे मॉलिक्यूलरिटी से रिलेटेड, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से रिलेटेड, स्लोवेस्ट स्टेप को नहीं बोलते हैं, के को, जिसका के का वैल्यू कम होगा, रेट कांस्टेंट का वैल्यू कम होगा, उससे आरडीएस स्टेप बोलते हैं। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है एक साथ में कितने सारे मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, 4 मॉलिक्यूलरिटी पॉसिबल नहीं है, बहुत रेयरली कभी कभी देखा जा सकता है आपको, ठीक है। तो ये सारा बात हम डिस्कशन में लाए अभी, ये सबको अच्छे से रीड करेंगे मेरे भाई। हाँ, आपके सीडीपीएस में, पहला सीडीपीएस में भी कुछ मॉलिक्यूलरिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आपका जो सॉल्व नहीं हुआ होगा उसको आप वापस से चेक करेंगे। हर्षित जो आप बोल रहे थे कि वापस से चेक करेंगे, सर एक बार चेक करिएगा आप, अब बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बहुत लोग इस टॉपिक को पहले पढ़ा देते हैं, लेकिन मेरे भाई खुद सोचो, अगर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप अगर हम पहले समझा देते आपको स्लोवेस्ट स्टेप बोल करके, तो आपको नहीं समझ में आता, आपको लगता है सर स्लोवेस्ट ही सही है। क्यों? आपको हमको पहले सिक्वेंशियल पढ़ाना पड़ा, तब आपको दिखलाया कि रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बराबर हो गया, तो अब कैसे तुम डिफाइन कर रहे हो? इसलिए स्लोवेस्ट का क्लियर होना चाहिए, यानी टॉपिक है वो किस सीक्वेंस में चलना चाहिए ये भी बहुत अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए, यानी जो हमारा सीक्वेंस है ये बेस्ट सीक्वेंस है, बस इतना ही जान लो, इससे बढ़िया सीक्वेंस नहीं हो सकता है। अब तुम कहो सर आप तो अपना तारीफ खुद करते रहते, तो मेरे भाई तुम खुद देख लो, इससे अच्छा हो कोई सीक्वेंस मिले तो हमें बता देना, ठीक है। चलो अगला मेरे भाई, अगला बात करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अगला टॉपिक हमारा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मेरे भाई, इसके अंदर में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी, इसके अंदर पे अभी हम डिस्कशन करेंगे कोलिजन थ्योरी, जो अभी हम बात कहें मेरे भाई उसको ही डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है, उसी को डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है। अभी क्या क्या कहे थे मेरे भाई, कोलाइड करता है तब प्रोडक्ट बनता है, ऐसा ऐसा कुछ कुछ बात कहे थे, ठीक है। तो उसी बात को अब ऑन पेपर अभी लिखेंगे, अभी ऑन पेपर लिखेंगे मेरे भाई। अपने पास में 15 मिनट टाइम है, बहुत टाइम है मेरे,
सफिशियंट टाइम है। हाँ, लास्ट के 2 सीडीपीएस आपके नहीं बन पाएंगे आज के बाद, नेक्स्ट क्लास के बाद आप बना सकते हो, ठीक है। वहां तक आपको उससे पहले बन जाएगा। शायद 6 सीडीपीएस है तो 5 तक आप बना सकते हो, 5 सीडीपीएस तक बना सकते हो मेरे भाई। आई होप कल भी मेरा क्लासेस है, शायद कल भी मेरा क्लासेस, वीक में अभी तक 2 ही क्लास हुआ सका, शायद कल या परसों किसी दिन होगा हम लोग का क्लासेस। कल कल क्लास नहीं है तो परसों होगा मेरे भाई, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हम लोग चैप्टर कंप्लीशन की तरफ रहे, ठीक है। अगर कल एक्स्ट्रा क्लास में अगर थोड़ा सा पढ़ा देते तो मेरे भाई कल ही कंप्लीट, परसों ही कंप्लीट हो जाता। तो मेरे भाई हम बात किए थे तुम्हारे सामने, अभी तुम्हारे सामने बात किए थे। तो वो सर क्या बात किए थे मेरे भाई, अगर 2 अलग अलग कंटेनर्स होगा तो उस पे कोई रिएक्शन नहीं होता है मेरे भाई। तभी रिएक्शन होता है जब क्या होता है, जब दोनों को एक साथ में मिक्स कर दिया जाए। जब दोनों को एक साथ में मिक्स कर दिया जाए तो मेरे भाई यही बात को लिखने जा रहे हैं। रिएक्शन तब होता है जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं, ठीक है। टू फॉर्म प्रोडक्ट, टू फॉर्म प्रोडक्ट, reactant molecules, reactant molecules must collide with, must collide with each other, must collide with each other। मेरे भाई कॉलिजन होने के लिए, कॉलिजन होने के लिए सॉरी प्रोडक्ट बनाने के लिए रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स को कोलाइड होना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है मेरे भाई। इसमें किसी को भी आपत्ति नहीं होना चाहिए, किसी को भी शक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स यानी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे तो जाकर के प्रोडक्ट बनेगा। तो मेरे भाई अगर हम बात करें स्पीड, अगर हम बात करें किस स्पीड से प्रोडक्ट बनेगा, तो क्या इसका मतलब जो अभी हम लाइन बोलेंगे, बोलना ये सच है या रॉन्ग है, हमको बस इतना ही बोलना कि हम जो कह रहे हैं वो सही है या रॉन्ग लग रहा है आपको। मेरे भाई किस स्पीड से प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो डिपेंड करेगा किस स्पीड से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं। किस स्पीड से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं उतना ही स्पीड होगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्या ये लाइन सही है या रॉन्ग है? ट्रू है, यस, ये स्टेटमेंट ट्रू है। यानी इसका मतलब जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट होगा डिपेंड्स करेगा नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर यूनिट टाइम, पर सेकेंड कितना कॉलिजन हो रहा है। यानी मेरे भाई रेट जो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, ये मेरे भाई ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कॉलिजन्स, नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर सेकेंड, जिसको हम लोग पर सेकेंड कभी भी कोई चीज बात होता है उसको फ्रीक्वेंसी भी बोल देते हैं, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। हाँ मेरे भाई इसी को, अब सिंस अगर लेट से ए और बी मॉलिक्यूल्स कोलाइड किया, लेट से मेरे भाई यहां पे हम लिख देते हैं, यहां पे मेरे पास जगह खाली है, तो ए प्लस बी मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है। तो मेरे भाई यहां पे हम ऐसे लिखते हैं जेड ए बी, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि ए और बी के बीच में पर सेकेंड कितना कॉलिजन हो रहा है। ये जेड ए बी हमको बता रहा है कि ए और बी के बीच पर सेकेंड कितना कॉलिजन हो रहा है। यानी कॉलिजन फ्रीक्वेंसी को ही दूसरा टर्म में, लेटर के टर्म में जेड ए बी से डिनोट कर दिए। अच्छा मेरे में हमको ये बताना, अभी एक पार्ट अभी हम लिखेंगे जो कि आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। उससे कोई क्वेश्चन भी नहीं बनेगा, उससे कोई क्वेश्चन भी नहीं बनेगा आपको, ठीक है। लेकिन अगर समझना चाहते हो तो वो अच्छा लगेगा, आपको थोड़ा फील ज्यादा आएगा। तो क्या उस टर्म्स को लिखे या स्किप कर दे, बताओ। जे एडवांस में कभी नहीं आएगा, लेकिन हाँ फील करने के लिए, समझ में आने के लिए वो चाहिए, समझना है तो। अब तुम बताओ हमें कि क्या करें हम तुम्हारे पर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कंटेंट दे रहे तो हो सकता है तुम्हारा लोड माइंड में बढ़ जाएगा, ये भी हमको डर लगते रहता है। अब करा दीजिए, अब मेरी नालिनी कह रही कि लिख दीजिए सर, जब फील का बात है तो लिख दीजिए। हाँ लेकिन मेरे भाई ये लिखेंगे इसको, लेकिन पढ़ना नहीं, ये ध्यान रखना, बस समझने के लिए आज बार समझ लो, इसके बाद इसको भूल जाना। यानी अब जेड ए बी का एक फॉर्मूला आएगा, ठीक है, उसको आज भर के लिए देख लो और उसके बाद उसको रीड वीड मत करना, ठीक है। हाँ मेरे भाई उसका क्या फॉर्मूला आएगा, पाई सिग्मा स्क्वायर यू रिलेटिव, पाई सिग्मा स्क्वायर यू रिलेटिव एन ए स्टार इंटू एन बी स्टार। तुम कहोगे सर इस टाइप का कुछ टर्म्स हमको मिलता जुलता नजर आ रहा है। यस, ये हम लोग पढ़े थे कहां पर, जहां पर हम मीन डायमीटर सिखाए थे, याद है कहां पर, गैसियस स्टेट के अंदर में, तो इस टाइप का सिग्मा वर्ड आया था।
ठीक है, कभी मन करेगा तो ये सब भी डिराइव करेंगे मेरे भाई, कहाँ से आया है, यूआरएमएस आया था। उसी तरीके से रिलेटिव वेलोसिटी, मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे तो किस वेलोसिटी से, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलिजन डायामीटर। वहां पे भी लिखे होंगे हम, कॉलिजन डायामीटर। और आर जो होता है मेरे भाई, वो रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, एन ए स्टार वहां पे भी लिखे होंगे कि एन ए स्टार या एन ए स्टार क्या होता है मेरे भाई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ टाइप ए पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, ये सब पढ़िएगा मत, ठीक है, जेड ए बी तक पढ़िएगा, ये सब आपका आउट ऑफ सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, और एन बी स्टार होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ टाइप बी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम कितने सारे मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये सब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बस हम लिख रहे हैं ताकि तुम्हें समझ में। हाँ, पाई तो समझ में आ रहा होगा, सिग्मा समझ में आ गया, कोलिजन, जो कोलिजन होगा उसका एक डायमीटर है। इसको भी कभी कभी, कभी ना कभी इसको प्रूफ कर देंगे मेरे भाई, इस फॉर्मूला को जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो प्रूफ कर देंगे इसको, टेंशन मत लो। एन ए स्टार और एन बी स्टार क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ टाइप ए पर यूनिट वॉल्यूम, और एन बी स्टार नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ टाइप बी, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम डिफाइंड है। ठीक है, अब मेरे भाई तुमको लग रहा होगा कि सर रेट ऑफ रिएक्शन का ये फॉर्मूला आ गया, और मेरे भाई एक रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे भी तो निकालते हैं, कैसे निकालते हैं मेरे भाई, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, यानी रेट ऑफ अपीयरेंस इनटू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये सब कर करके निकालते रहते हैं वहां पर, डिवाइड दे करके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, अगर डिसअपियरेंस या अपीयरेंस मालूम है तो मेरे भाई ये रेट ऑफ रिएक्शन जो यहां से कैलकुलेट होकर के आता है, इसका वैल्यू बहुत ज्यादा होता है एक्चुअल रेट से। एक्चुअल रेट का वैल्यू कम होता है, यानी एक्सपेरिमेंटल जो रेट है उसका वैल्यू कम होता है, लेकिन इस फॉर्मूला से जो रेट आता है इसका वैल्यू बहुत बड़ा होता है। कोई बता सकता है ऐसा क्यों, ऐसा होता होगा, क्या कमी है इस फॉर्मूला में, इस फॉर्मूला में क्या कमी है, कोई सोच करके हमको कुछ बता सकते हो, जवाब दे करके, कॉलिजन के टर्म में सोचो, कॉलिजन के टर्म में सोच करके कुछ जवाब दो, अगर कुछ लग रहा है तुम्हारे माइंड पे आ रहा है तो, अगर माइंड पे कुछ आ रहा है तो जवाब दे सकते हो मेरे, कॉलिजन के टर्म में कि क्या होता होगा आखिर, टाइम नहीं मेरे भाई, टाइम 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 नहीं, टाइम नहीं, टाइम मिसिंग ऐसा नहीं मेरे भाई, देखो ऐसा होता होगा ना कि सारे रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स कॉलिजन तो करते होंगे लेट से, लेकिन सारे का कॉलिजन प्रोडक्ट बना दे ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है। लेट से मेरे पास प्रोडक्ट ऐसा हो कि ये दो पेन प्रोडक्ट तब बनेगा जब एक दोनों के बीच में टक्कर हो और टूट जाए, टक्कर हो और टूट जाए उसको प्रोडक्ट बोलेंगे हम। तो मेरे भाई ऐसा होता होगा, टक्कर जो होता होगा वो स्लोली टक्कर होता होगा, स्लोली टक्कर होता होगा, यानी कॉलिजन परफेक्ट कॉलिजन नहीं होता होगा, जैसा कॉलिजन प्रोडक्ट बनने के लिए जितना रिक्वायरमेंट था उस टाइप का कॉलिजन नहीं हो रहा हो, ऐसा माइंड में आना चाहिए मेरे। इसका मतलब मेरे में हमको एक लाइन समझ में आ गया कि इसका रेट का वैल्यू बहुत ज्यादा आ रहा है, इसीलिए ज्यादा आ रहा है क्योंकि हम लोग सारा कॉलिजन को समझ ले रहे हैं कि सारे से प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन रियलिटी कुछ ऐसा होता होगा कि सारे कॉलिजन प्रोडक्ट नहीं देते होंगे, सारे कॉलिजन जो होते होंगे प्रोडक्ट नहीं देते होंगे। ये लाइन तुमको फील आना चाहिए, क्या समझ आया कि नहीं, ये जो लाइन बोले इसमें कहां पे गड़बड़ हो रहा था, इस फॉर्मूला से कहां पे गड़बड़ी था, तो मेरे में अभी 2 पॉइंट लिखे थे, 3 पॉइंट, तीसरा पॉइंट लिखने जा रहे हैं कि हम लोग का जो रेट आ रहा था यहां से बहुत ज्यादा आ रहा था, इसका मतलब इस फॉर्मूला में कुछ एरर है। हम लोग क्या सोच रहे हैं सारे कॉलिजन प्रोडक्ट बना देंगे, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता होगा। तो मेरे भाई रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेटेड फ्रॉम, कैलकुलेटेड फ्रॉम एबव फॉर्मूला, एबव फॉर्मूला, ठीक है, gives, gives higher, higher value than actual experimental rate, actual experimental rate। अरे भाई ये आपको ये पहले फैक्ट बताइए क्या हो रहा है, यानी जो रेट निकाले उस फॉर्मूला से वो बहुत ज्यादा था देन एक्सपेरिमेंटल रेट, ये ऐसा क्यों हो रहा था, तो इसके लिए, तो इसको हम लोग कैसे फील कर सकते हैं, तो दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड, दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड
हाँ, ये सब एग्जाम में नहीं आएगा, ये सब समझाने के लिए हम लिख रहे हैं। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय कंसिडरिंग, दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय कंसिडरिंग दैट all the collisions, all the collisions does not results, does not results इन प्रोडक्ट फॉर्मेशन। मेरे में सारे कॉलिजन जो है वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यही होगा। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि नहीं तुम्हें कि जो हम बोल रहे हैं ये सच बात है? लगना चाहिए मेरे भाई। यस, लग रहा है, वेरी गुड। अच्छा, मेरे क्लास में बस यही दो लोग का हम कंटिन्यूअसली, अनीशा मेनालिनी, यही दो स्टूडेंट्स जो है रिस्पॉन्स कर रहे हैं, बाकी सब सो रहे हैं क्या? आयुष, अदनान, अनुष्का, हर्षित, रोनित, ऋषभ, तानिया, शिवांशी, सुधांशु, सूरज, ये सब क्या कर रहे हैं? मेरे बस क्लास में दो ही स्टूडेंट्स एक्टिव नजर आ रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि हम दो ही स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। चलो मेरे में आगे बढ़ते हैं। तो सवाल है कि जो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं उसको हमें इफेक्टिव कॉलिजन कहेंगे। ठीक है, फॉर अ कॉलिजन, फॉर अ कॉलिजन टू बी इफेक्टिव, टू बी इफेक्टिव, मेरे भाई कॉलिजन इफेक्टिव होने के लिए, फॉर अ कॉलिजन टू बी इफेक्टिव, फॉलोइंग, फॉलोइंग टू कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड, टू कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड। मेरे भाई ये दो कंडीशन अगर फुलफिल्ड हो जाता है तो वो कॉलिजन को हम इफेक्टिव कहेंगे। इसमें दो क्या चीज कंडीशन है? इसमें पहला कंडीशन है एनर्जी बैरियर। मेरे भाई पहला कंडीशन है एनर्जी बैरियर। ठीक है, पहला कंडीशन है माय डियर स्टूडेंट यहां पर एनर्जी बैरियर। ठीक है, और एनर्जी बैरियर का डायग्राम बना देते हैं मेरे भाई आज, और यहीं पे आज लेक्चर एंड कर देंगे आप लोग का। फिर नेक्स्ट क्लास में एनर्जी बैरियर से ही शुरू करेंगे। बस इसका कर्व प्लॉट कर देते हैं मेरे भाई। कोई रिएक्शन है, कोई रिएक्शन है तो रिएक्टेंट किसी का भी ना कुछ एक एनर्जी होता है मेरे भाई। अपने अपना भी एक एनर्जी है, समझ में? किसी के पास में ज्यादा एनर्जी है, किसी के पास में कम एनर्जी है, सबको पता है मेरे में। तो एनर्जी के टर्म में हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल में समझाएंगे। तो मेरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का भी कुछ ना कुछ एनर्जी होगा, और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स का भी कुछ ना कुछ एनर्जी होगा। ये रिएक्टेंट है आर, और ये पी प्रोडक्ट है। तो दोनों का एनर्जी को हम ऐसा मान रहे हैं कि प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर्ड विथ रिएक्टेंट। तुम चाहो तो ऐसा भी मान सकते हो कि प्रोडक्ट का एनर्जी कम है रिएक्टेंट से, ऐसा भी बोल सकते हो। कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे में, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अपने को समझना है यहाँ पे। तो ये एक एनर्जी लेवल डायग्राम बना दिए मेरे भाई। ये जो इतना एनर्जी है जीरो से, ये टाइम है, टाइम के साथ में किस तरीके से रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट बुक्स पे लिखा रहता है, इसको टाइम भी बोल सकते हो। टाइम के साथ में किस तरीके से रिएक्शन हो रहा है, इधर एनर्जी है। तो मेरे भाई ये इतना जो जीरो से आर तक का है, यहां तक का, इसको हम लोग बोलेंगे एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये इतना वैल्यू को हम लोग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कहेंगे। हाँ मेरे भाई ये तो कहेंगे ही। मेरे भाई जो रिएक्टेंट को यहाँ पे इस पहाड़ को चढ़ने में जो लगता है एनर्जी, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को जो पहाड़ चढ़ने में एनर्जी लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को पहाड़ चढ़ने में जो एनर्जी लगता है, यानी पीक ऑफ द कर्व को चढ़ने में जो लगता है, उसको क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। और मेरे पास ग्राउंड से अगर इन पहाड़ का एनर्जी मेजर करोगे, अगर ग्राउंड लेवल से बोलोगे, तो ग्राउंड लेवल से इस एनर्जी को बोलते हैं थ्रेशहोल्ड एनर्जी। ईटीएच लिखा जाता है, इसको बोला जाता है थ्रेशहोल्ड एनर्जी। ठीक है, सब नाम है मेरे में, कभी कभी आपको नाम लिखा हुआ मिल जाएगा तो आप कंफ्यूज करोगे। तो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को पहाड़ चढ़ने में जो एनर्जी लगे, उसको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। कल इसका डेफिनेशन भी लिखेंगे। और ग्राउंड से जो या पहाड़ चढ़ने का जो एनर्जी है, उसको हम लोग कहते हैं थ्रेशहोल्ड एनर्जी। अच्छा मेरे भाई जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है, उसको डेल्टा एच कहते हैं। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और जो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल के बीच का जो एनर्जी है, उसको डेल्टा एच कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं मेरे भाई? डेल्टा एच कहते हैं। यानी तुम लिख सकते हो डेल्टा एच मेरे भाई, सिंस प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा है तो ईपी माइनस ई आर बोल सकते हो।
ईपी माइनस ई आर बोल सकते हो, ठीक है। इसको डेल्टा एच कहा जाता है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, डेल्टा एच, ईपी माइनस ई आर, प्रोडक्ट का एनर्जी माइनस रिएक्टेंट का एनर्जी को डेल्टा एच बोल सकते हो मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में यहीं से फिर से शुरुआत करेंगे हम लोग, और फिर एक और फैक्टर है जिसको भी डिस्कस करेंगे, और फिर कुछ डिराइव करेंगे। लास्ट के आपके 2 सीडीपीएस अभी नहीं बने, 5 और 6 या 6 या 7 जो भी होगा, लास्ट के 2 सीडीपीएस वो नहीं बनेंगे, बाकी सारा आप बना ले सीडीपीएस अच्छे तरीके से, सब बन जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, ओके, बाय बाय।